शुरू करते हैं और यहीं से जो है हमारे सभी साथी अपनी बात रखेंगे। बस मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग टाइमली अपनी बात को जो है वो खत्म करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो है अपने भाई अख्तर सिंह कादियान जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखेंगे। आदाब, सत श्री अकाल, राम राम सभी को। मैं अख्तर सिंह कादियान, प्रवक्ता कादियान खाप। साथियों, आज का जो विषय है वो सेम वही है जो आज के दिन माहौल बना दिया गया हमारे देश में। आप सभी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सारा बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ एकत्रित हुआ है। हमें मिलकर इस लड़ाई को इस तरीके से लड़ना होगा कि बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई की तरह। जो साथी ये सोचते हैं 10-20 जो फ्रंट पे हैं वो लड़ लेंगे और हम जीत जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, इन लोगों ने जो इनका एजेंडा चल रहा है, आपके महापुरुषों को, आपके शहीदों को भी ये लोग अपना बनाने जा रहे हैं, अपना बताने जा रहे हैं। आप देखिए, लगातार आप ध्यान करेंगे आपके आसपास जो माहौल बनाया जा रहा है। मेरे हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट का बनाया गया, अभी भी इलेक्शन में वही हालात किए गए। महाराष्ट्र का आपके सामने है। जब तक ईवीएम रहेगी ये लोग सत्ता से नहीं भागेंगे। वो जहां तक मेरा अपना नजरिया है, जो अपने एक देसी का होता है ना, लठ लेकर बजाने पड़ेंगे। ये सच्चाई है जी। जब तक हर घर से आदमी नहीं निकल लेगा लठ लेकर, इतने ये बाजने वाले नहीं है। तो इसी विषय के ऊपर हम अपना लगातार, जो हमारे डॉक्टर उमरका धनखड़ जी हैं, हमारे पग पग के मार्गदर्शक, उन्हीं के नेतृत्व में लगातार हमारा एजेंडा चल रहा है। माइनॉरिटी, SC ST और जाट, इनको इकट्ठा करें, एक मंच पे लाएं। उसी एजेंडे पे लगातार काम कर रहे हैं और भाइयों ने टाइम दिया, धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया कादियान साहब का। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर श्यामलाल जी को। आप गुड़गांव बेस्ड हैं और आपका गुड़गांव में एक हॉस्पिटल है और बहुत लंबे समय से आप जो है समाज की सेवा कर रहे हैं और चिंतक हैं। डॉक्टर श्यामलाल। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल। आज जो सब्जेक्ट अभी पता चला, बहुत जरूरी और गंभीर सब्जेक्ट है। भाई मनोज सिंह दुहन जी ने यहाँ बुलाया था और ज्यादा बात नहीं हुई। हमने सोचा कि अगर मनोज सिंह दुहन जी बुला रहे हैं तो कोई बहुत गंभीर ही सब्जेक्ट होगा। अभी हमारे साथी बोलकर गए, इस बीमारी की दवाई तथागत बुद्ध और बाबा साहब भी बताकर गए और ये दवाई ब्राह्मणिज्म से लड़ने की, और उससे लड़ना इसलिए भी जरूरी है कि यदि उससे लड़कर नहीं जीता गया तो ये देश धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे है। इसलिए हम आप सभी साथियों के साथ, जो भी आप लोगों ने मुहिम शुरू की है, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। हम अपना काम बड़ी ईमानदारी से करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने बहुत थोड़े समय में इतनी अच्छी बात कही। मैं महमूद बादशाह साहब, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, और हम सभी ने आपको जो है विभिन्न टीवी डिबेट्स में देखा होगा। मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपनी बात रखें।
महमूद पारचा सर। जय भीम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। 10 मिनट का टाइम है, 1-2 मिनट अगर और मिल जाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी, बिकॉज आपने इतना अच्छा सब्जेक्ट रखा है। बिना किसी भूमिका के मैं इस पे बात करना चाहता हूँ। भाईचारा और एकत्रितता को मजबूतियां बनाने के लिए, तो सीधा मैं विषय पे आ जाता हूँ। ये भाईचारा और एकता अपने आप हो जाएगी अगर जहर निकाल दिया जाए। तो हमें बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। हमारे अंदर आपस में किसी के भी SC, ST, OBC और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन को अपने आपस में भाईचारा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि भाईचारा है ही, बहनचारा है ही। खराब करने के लिए रोज ये लड़ाई का काम कर रहा हूं। मैं आप सब लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूं, और अजय सिंह साहब को ये बात ठीक लगेगी। यूनियनिस्ट पार्टी थी इसमें सर सिकंदर हयात खान साहब ने बनाई थी, सर छोटू राम ने बनाई थी। वो लोग सख्त खिलाफ थे देश के पार्टीशन। मास्टर तारक सिंह साहब थे, वो सख्त खिलाफ थे देश के पार्टीशन। गुजरात से 2 आवाजें आई, एक अच्छी लगने वाली है और एक बुरी लगने वाली। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, समझदार लोग समझ जाएंगे। और उन्होंने देश का बंटवारा कर दिया। तो गुजरात में जो शरारती तत्व है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। गुजरात में SC, ST, OBC भी हैं, माइनॉरिटीज भी हैं, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। तो शरारती तत्व आते हैं, ज्यादातर गुजरात से आते हैं, खासतौर पे पिछली सेंचुरी में और इस सेंचुरी में। ये आप लोग मार्क करके देखिए। एक तो हमें उन्हें आइडेंटिफाई करना है सीधे सीधे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमें सब कुछ वो दे गए जिससे हमारा भाईचारा अपने आप कायम हो जाएगा, और वो है ये संविधान। इस संविधान को लोगों ने अभी तक, मेरा ये मानना है, आज तक इस संविधान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है। लोग विभिन्न रास्तों पे चले गए। ये सिचुएशन जो मनुवादी मानसिकता है, आप लोग उसको ब्राह्मणवाद कह लें या जो भी कह लें, मनुवादी मानसिकता जो है वो है इंसान को इंसान के बराबर नहीं समझना और दूसरों का धन संपदा छीन कर छल से, बल से, किसी भी तरीके से अपने पास कर लेना, लोगों को अपना गुलाम बना। तो ये जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दे के गए हैं हमें, अगर इस पे हम असल में अमल कर लें इसका, और जो हम मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, अब तो बहुत सारे लोग सब संविधान हाथ में लेके चल रहे हैं। हमने 7-8 साल पहले यही बनाया था अपना मिशन के सिर्फ संविधान हम लोग बचा लें। बचाने का मतलब किताब नहीं बचा लें, हर इंसान की आम जिंदगी में संविधान का, हर कम्युनिटी की आम जिंदगी में संविधान का प्रयोग, उसकी आम निजी जिंदगी में रोजमर्रा कैसे हो सकता है, उसका अगर हम इस्तेमाल करना लोगों को सिखा दें तो अपने आप ये जो जहर है ना सोसाइटी का दूर हो जाए। क्योंकि मैं पंजाब में बैठा हूँ और हमारे एक भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया, आज की तारीख में इस बीमारी का सब जहर अगर निकालना है तो EVM को देश से भगाना पड़ेगा। क्योंकि ये एक तरीका जो सीख लिया बाबा साहब ने, जो एक वोट का अधिकार देके सबको बराबर का मालिक बनाया था, उसका तोड़ इन्होंने निकाल लिया है। और वो है इलेक्शन में तरह तरह के फ्रॉड और फर्जीवाड़ा करके ये इलेक्शन जीतने का जो रास्ता निकाला है इन्होंने, इसको हमें टैकल करना है। ये EVM के खिलाफ लड़ाई को डाइल्यूट करने के लिए बहुत सारी चीजें खड़ी की जाती है। अभी जैसे हम लोगों ने ऑपोजिशन पार्टीज के ऑफिस के बाहर जाकर प्रोटेस्ट किया, तो मजबूरी में उन्हें आंदोलन के लिए आह्वान करना पड़ा 26 नवंबर को। लेकिन अब भी जब चिट्ठी लिखी गई है और जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि सारे इश्यूज को एक साथ लेके चलेंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स सारे करने होंगे।
जबकि असली जहर अगर ये निकाल दिया जाएगा तो दूसरे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी उसके बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर ईवीएम को हटा दिया जाए तो चुनाव बीजेपी और आरएसएस हारना शुरू हो जाएगी, वो जीत ही नहीं पाएंगे। उसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट्स आए वो बाकी इलेक्टोरल रिफॉर्म जैसे पैसे का है, वोट इंजेक्शन का है, वोटर लिस्ट में, ये सब भी दूर हो जाए। लेकिन डाइवर्ट करने के लिए ये, लेकिन अभी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का भी मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने अब पूरे देशव्यापी आंदोलन का आह्वान कर दिया है। कल मैं महाराष्ट्र ये मुंबई में था, वहां भी ऐलान किया है और अब हम वहां भी जन आंदोलन शुरू करने वाले हैं। लेकिन पंजाब की जमीन एक ऐसी जमीन है, पंजाब और हरियाणा खासकर, यहां से अगर आंदोलन हो गया शुरू तो फिर मुझे लगता नहीं कि कोई भी दुख और परेशानी रहेगी। ईवीएम जाएगी और उसके बाद एक लेवल प्लेइंग फील्ड आएगी। लेकिन तब भी हम लोगों को जो खास तौर पे ख्याल रखना है वो ये रखना है कि अब जो भारत का संविधान है, जैसे मैं पंजाब की बात करूं, सिख कम्युनिटी की बात करता हूं, सिख कम्युनिटी को आरएसएस के लोग जानबूझ के, तंग करके, धक्का देके किसी भी तरीके से खालिस्तानी बनाने के प्रोजेक्ट पे जुड़े थे, पूरी ताकत लगा रहे। जो काम उन्होंने मुसलमानों के साथ किया वही सिखों के साथ, वही जाटों के साथ अब कर दिया है और यही काम पटेलों के साथ होगा और यही काम महाराष्ट्र में मराठों के साथ ऑलमोस्ट हो ही गया। ये हो गए। अगर कोई लड़ाई नहीं होगी तो ये लड़ाई पैदा करे। तो इसलिए एक तो हमें ये बैकफुट पे जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग अच्छे हैं और ये लोग बुरे हैं। पहला बात यही, हमें कभी भी इनका जवाब नहीं देना। हमें शुरुआत ही ये करनी है, ये चोर बदमाश लुच्चे लफंगे हैं, यहाँ से बात करके और यहीं खत्म होनी है। और जो बात हम कह रहे हैं वो सही है और ये कुछ भी बोलेंगे तो गलत बोलेंगे। ये बात हम लोगों को अपनी मानसिकता बनानी पड़ेगी। हम लोग खालिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए और इसके लिए डिफेंड ना करें, एग्रेसिव रहें कि ये चोर ये पैदा कर। तो एक तो मेरी सलाह ये है। दूसरी मेरी गुजारिश ये रहेगी कि हम लोगों को जो लोगों की आवाज से लीडरशिप क्रिएट करने का काम करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन है, कोई भी है, हम लोगों की उसी तरह से नौकर है जैसे जो रूलिंग पार्टी होती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी तब तक जब तक के SC ST OBC और माइनॉरिटी का असली आवाज का सरकार नहीं आ जाती, तब तक हमें एक दबाव कम से कम ये बनाना पड़ेगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज में होता है, जब तक हम लोगों की अपनी कोई मजबूत पार्टी नहीं बनती इन सब लोगों की, कि किसी को भी चमचागिरी करने वाले को या पैसे लेके जो टिकट बांटने की प्रथा है, पद बांटने की प्रथा है, उसको भी दूर करने का तरीका निकालना पड़ेगा। ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज में भी इंटरनल डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग भी हम और आपकी, देश की जनता की नौकरी कर रहे हैं। तो एक तो इस पे ध्यान देना चाहिए। आखिरी बात मैं, क्योंकि मेरे अब 4 मिनट बचे हैं, वो कह के मैं खत्म करना चाहूंगा कि अब इस काम के लिए हम 4-5 मुद्दे हैं जिनको हम अगर एक साथ लेके चले तो मैं समझता हूं कि उससे एक कॉम्प्रिहेंसिव समाधान भी आएगा और हम लोगों की आपस में एकता भी बढ़ेगी। पहली चीज, ये जो रिजर्वेशन का टॉपिक है, इसके लिए हमें 100% रिजर्वेशन के लिए एक यूनिफाइड आंदोलन करना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी, जमीन से लेकर आसमान तक जो भी रिसोर्सेज हैं देश की, उतनी उसकी संख्या हो। पंजाब का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था और जो भारत का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, जो अलग अलग स्टेट्स, जो अलग अलग कम्युनिटीज जुड़ी हैं, वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस से जुड़ी हैं इस देश में। वो टर्म्स एंड कंडीशंस किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे जैसे ही डाइल्यूट की जाएंगी तो वैसे ही लोग के साथ धोखा हो। तो अगर पंजाब है तो इसलिए भारत के अंदर है कि पंजाबी भाषा और पंजाबियत को सेफ रखने के लिए एक उन्हें स्टेट चाहिए जिसमें किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे पंजाबियत पंजाबियों के हाथ में ही रहनी चाहिए। ये बुनियादी बात है। तमिल स्टेट जो है उसके ऊपर कोई चीज थोपी जाएगी तो वो देश कमजोर करने की, यही ये लोग करते हैं। सबसे बड़े देशद्रोही ये हैं, लेकिन नाटक करते हैं। जो ये बात बोलते हैं देशभक्ति की, वो कुछ नहीं करते। ये बेईमान है, चोर है, दगाबाज है, एंटी नेशनल है। तो हर एक, ये एक हमें खास ध्यान रखना है कि पंजाब में
मेरा तो विचार यही है कि हमेशा एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, कोई सिख ही चीफ मिनिस्टर बने, और एक ऑटोनॉमी की जो बात है ना, जो हर स्टेट मांग रहा है, वो पूरी तरीके से ऑटोनोमस स्टेट्स होनी चाहिए। ये इस बात की गारंटी है कि देश एक रहेगा। अगर ऑटोनॉमी जितनी कम होगी उतना ही आज नहीं तो कल लोगों में डिससैटिस्फैक्शन आएगी और देश कमजोर होगा, और यही लोग ये चाहते हैं। मणिपुर उसका लेटेस्ट एग्जांपल है। जानबूझ के आरामबाई तेंगुल, मेतेई लेपुन नाम की 2 संस्थाएं आरएसएस की वहां पे दिन रात लोगों को लड़ाने का काम कर रही हैं। हथियार भी लूटे नहीं उन्होंने, उनके लिए गेट खोले गए थे कि ले जाओ। तो एक तो ये हो गया प्रोग्राम। दूसरा, ये जो बैकलॉग है और इसके लिए जो वीकर सेक्शंस हैं, नौकरियों का बैकलॉग जो है, उसको हमें दूर कराने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। जो हमारे प्राइवेट लॉज हैं, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी का वक्फ लॉ, और इस तरह के सारे माइनॉरिटीज के लिए और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी लॉ हैं, जो उनकी माइनॉरिटीज के लिए, तो कम से कम माइनॉरिटी में बोलता हूं तो वो संवैधानिक माइनॉरिटी बोलता हूं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट के टाइम माइनॉरिटी थी, वो थी मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन नहीं थी, सॉरी, ये क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस, ये और ट्राइबल्स, ये माइनॉरिटीज थी जो देश की 46% होती। तो इनके लिए स्पेशल लॉज बनने चाहिए, सबके लिए हैं। वक्फ एक्ट में एसजीपीसी एक्ट जो है, क्रिश्चियंस के लिए जो लॉ अभी उस तरीके से फॉर्मुलेटेड नहीं है, वो बन के, ताकि वो भी क्या है, ये जो कम्युनिटीज भारत के साथ जुड़ी, वो टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि हम अपने स्फीयर में पूरी तरीके से आजाद रहेंगे। उस आजादी को जितना जितना हार्म किया जाएगा उतना उतना नुकसान होगा। तो SC/ST सब प्लान, मुस्लिम्स के लिए जो वक्फ एक्ट है, SGPC का जो कानून है, उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। क्रिश्चियंस और बौद्ध के लिए भी इसी प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता है। इसके बाद करप्शन एक इशू ऐसा है जो हम सबको मिलकर ही दूर करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ अगर ये 3-4 इश्यूज हम रखेंगे तो मेरा टाइम अभी 30 सेकंड बाकी है, तो अगर ये 3-4 इश्यूज हम अपने कॉमन बना के रखें। आखिरी बात, बिल्कुल फाइनल बात ये है कि अगर हमने ईवीएम हटा लिया तो आपकी ये सारी किसानों की मांगे हो, चाहे मेरी गुजारिश है, इतने बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं, उसमें सबसे पहला जो मुद्दा रहना चाहिए वो ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ, ये रहना चाहिए। उसके बाद किसानों की मांग है, उसके बाद बेरोजगारों की मांग, अपनी जैसे हम भी SC/ST OBC की मांग रखें रिजर्वेशन की 100%, तो वो सेकंड रहे। ये मेरी गुजारिश है, आप लोग इस बात पे ध्यान देंगे तो मैं बहुत एहसानमंद होगा। और कोई हमारे लिए सजेशन हो, वो हम उस तरह के लोग हैं, और आज जरूरत बहादुर लोगों की है। 3 तरह की बीमारियां जिसमें हो, उसकी जरूरत है आज देश को। एक तो उसकी गर्दन में प्रॉब्लम होनी चाहिए, एक रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होनी चाहिए, और एक घुटनों में। हमें आज ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके ये तीनों जो अंग हैं खराब हों, मुड़ते ना, बिल्कुल टोटली खराब रहने चाहिए। इस सरकार के सामने ऐसे लोगों की जरूरत है, इंटेलिजेंट और बाकी सब हैं, लेकिन ये 3 चीजों को हमें खराब करना है। वैसे फ्लेक्सिबल होना अच्छी बात होती है, लेकिन इस सिस्टम से लड़ने के लिए तीनों की तीनों चीजें जिसकी बिल्कुल खराब हो, वो सीधी रहती है एकदम, उनकी तलाश हम कर ले, मुट्ठी भर लोग भी हो जाएंगे तो ये ऐसे बुज़दिल लोग हैं 2 मिनट में भाग भी जाएंगे। और जैसे जैसे हमारा देश मजबूत होगा, जैसे जैसे हम लोग एक होंगे, फिर हर एक की जो मांग है ना, वो अपने आप पूरी हो जाएगी। इस देश में इतनी संपदा है, इतने रिसोर्सेज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना। जय भीम, जय भारत, जय संघ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पारचा साहब कि आपने बहुत थोड़े समय में अपनी बात करी। आप सीधा जो है अभी मुंबई से आए हैं, आपकी मुंबई से फ्लाइट थी, तो हमने बड़ी रिक्वेस्ट की थी कि आप इस प्रोग्राम में जरूर आना। आपने यूनियनिस्ट पार्टी का जिक्र किया, सर छोटूराम जी का फोटो लगा हुआ है। 1923 में मियां सर फजल हुसैन साहब जो बटाला से थे, उन्होंने और सर छोटूराम जी ने लाहौर में यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी। और जब ये पार्टी बनी तो लाला लाजपत राय सर छोटूराम जी के पास गए। उन्होंने कहा कि आपने एक मुसलमान के साथ ये पार्टी बनाई है,
तो आपने, मैं हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हो, आपने मेरे साथ मिलकर ये पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बनाई? तो सर छोटू राम ने कहा कि ये बात सही है लाला जी कि मेरा और आपका मजहब एक है, लेकिन हमारा ईमान अलग अलग है। और ये बात भी सही है कि मियां साहब फजल हुसैन साहब का और मेरा मजहब अलग अलग है, लेकिन हमारा ईमान एक है और हम लोग ईमान पर खड़े होकर लड़ने वाले लोग हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट करके इस पार्टी ने हुकूमत प्राप्त की थी, जिसमें सर सिकंदर हयात खान साहब, जिनका पाचा साहब ने जिक्र किया, 1936 में पंजाब के प्रीमियर बने, जिसे प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। माने उस समय प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू थी। आज हम लोग चीफ मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी थी। तो इस पार्टी की हुकूमत थी जिस समय मुसलमान यूनाइटेड पंजाब का हुक्मरान हुआ करता था। और आज मुसलमानों के खिलाफ मॉब लिंचिंग हो रही है, जो है उनको खुदे लाइन लगा दिया गया है। मैं आमंत्रित करता हूं भाई आशु चौधरी जी को, जो मुस्लिम जाट के रिप्रेजेंटेशन है, कि वो आए और अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज बड़ी खुशी हुई कि यहाँ एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है समाज का। लगभग पिछले 10 साल से हम लोग अलग अलग मूवमेंट में काम भी कर रहे हैं, पर मुझे दुख इस बात का होता है, जो मैं हर जगह जाहिर भी करता हूँ इस दुख को, कि हम हर समुदाय से आने वाले लोग हैं, अलग अलग समुदाय से आने वाले लोग हैं, और जो दूसरी ताकतें हैं जिनका भी बार बार जिक्र भी हो रहा है, जो ताकतें जिनके खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं, तो मेरा अपना खुद का ये अनुभव है, जो मैं अब तक का सोच पाया हूं या समझ पाया हूं, उन ताकतों को बढ़ाने में हाथ किसका है? शायद हमें इस पर भी विचार करना होगा कि ताकतों को किसने बढ़ाया और ये ताकतें बढ़ कैसे रही हैं। ऐसा नहीं कि वो ताकतें ऐसे ही बढ़ गई, उनमें हो सकता है अपने लोगों का हाथ हो। तो सबसे पहले हमें, जो छोटू राम ने एक बात कही थी कि दुश्मन को ले पहचान, मैं ये सोच पा रहा हूं कि हम शायद अब दुश्मन को भूल गए हैं, हमने उसे पहचानना बंद कर दिया है। तो पहली बात तो मेरी एक आग्रह आप सभी से है कि हमें दुश्मन को वास्तव में पहचानना होगा, क्योंकि अगर हम दुश्मन नहीं पहचान पाएंगे, अभी मैं बहुत ज्यादा देखता हूं महमूद पराचा जी को, बहुत अच्छा बोलते हैं। उन्होंने एक बात कही, इशारों में एक बात कह दी कि गर्दन क्या हो, खराब हो, ये खराब हो। तो ये जो चीजें कही, क्यों कही? कि ये चीजें इसलिए कही गई इनके द्वारा कि जो मिशन हम खड़ा करना चाहते हैं, जो हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति झुक ना सके, क्या ना कर सके, झुक ना सके किसी के सामने। ये बातें इसलिए कही है, वरना अगर देखेंगे ये चीजें खराब होगी तो इंसान खराब हो गया। पर ये चीजें इसलिए कही गई है ताकि हम लोग झुक ना सके। और वास्तव में यही हम देखते आ रहे हैं, कई आंदोलनों में ये चीजें हमने देखी भी है कि आदमी बहुत जल्दी झुक जाता है। तो क्यों झुके? जब हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं मान सम्मान और सम्मान के लिए, तो हमें झुकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, हमें स्टिक से उस लड़ाई को लड़ना चाहिए। इसीलिए हम लोग धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। अभी कब तक आंदोलन करेंगे? जो आंदोलन की चपेट में आए वो जेल चले गए, और जब वो जेल चले गए तो केवल वही लोग भुगत रहे हैं उस चीज को। जो साइड लोग हैं वो लोग क्या हुआ कि वो बच के निकल गए, उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया। तो हमें ऐसा करना होगा, जो चीजें जिससे समाज की किसी भी आदमी पे अगर विपत्ति आती है तो हमें विपत्ति से लड़ना होगा। उस आदमी का, जो आदमी हमारे मिशन में काम कर रहा है, मिशन में लड़ाई लड़ रहा है, और उस आदमी पे कोई भी विपत्ति आ रही है, तो उस विपत्ति में भी हम लोगों को उसके साथ में खड़ा होना ही पड़ेगा, कंधे से कंधा मिला के। और क्योंकि ये विपत्ति ऐसे नहीं है, आज अगर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग घटनाएं हो रही है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि पंजाब जैसी धरती से उनके लिए आवाज उठनी चाहिए। अगर पंजाब में कोई दिक्कत होती है तो उत्तर प्रदेश में हमारा भी हक बनता है कि हम यहाँ के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि हमें एक दूसरे की आवाज बनना पड़ेगा। और ये ऐसा ही नहीं कि हमने कोई बात कह दी
और कोई बात हमने बोल दी, तो वो केवल यही नहीं होनी चाहिए, उस पे ग्राउंड पे उसका रिजल्ट होना चाहिए। और जब ग्राउंड पे रिजल्ट होगा, मैं मानता हूं कि ये भाईचारा भी मजबूत होगा, और जो चीजें आज हमारे सामने चैलेंज बन के उभरी है, उस चैलेंज को भी हम जवाब दे सकते हैं। और वो जब भी हम चैलेंज को जवाब देंगे जब हम एक दूसरे की आवाज बनेंगे। उसके बाद एक चीज में बड़ा दुख होता है, ये चीजें हम देखते हैं कि हम कभी कभी बहुत ज्यादा बात करते हैं भाईचारे की, करते हैं, सभी बात करते हैं भाईचारे की, करनी भी चाहिए, पर असली भाईचारा वही है जब किसी एक मानव पे, कहीं भी किसी भी कम्युनिटी के मानव पे जुल्म हो रहा हो और उस जुल्म में हम उसके साथ खड़े हो, वही असली भाईचारा है। ऐसा नहीं कि एक मानवता को शर्मसार किया जा रहा हो और हम आंखें बंद करके देख रहे हो, तो ये भाईचारा नहीं हो सकता। भाईचारा वो है अगर हम किसी की विपत्ति में खड़े हैं। अगर ये चीजें हम देखते रहेंगे और ये चीजें चलती रहेगी, तो वास्तव में आज बड़े दुख के साथ कह रहा हूं मैं, ये चीजें ये आने वाले समय में देश के लिए एक बहुत ही दूसरी सिचुएशन, एक पार्टीशन की सिचुएशन देश में बनाई जा रही है, और ये एक ऐसा माहौल देश में क्रिएट किया जा रहा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अलग अलग तरीके से तोड़ा जा रहा है। और कहां मैं एक छोटे से आंदोलन का जिक्र करूंगा। 2018 में 2 अप्रैल 2018 में एक आंदोलन हुआ, SC/ST आंदोलन। उस आंदोलन में आपने देखा होगा कि हमारे ही लोगों को अगर यात्राएं दी गई तो उनके पीछे भी अगर आप रिसर्च करेंगे बड़ा, तो हमारे अपने लोग थे। जो आज भी हमें लड़ाया जा रहा है, जो चीजें हैं, अगर आप उसके पीछे का एक चेहरा देखोगे, उसके पीछे भी हमारे अपने लोग हैं। वो लड़ाया जा रहा है, टेक्निक से लड़ाया जा रहा है कि कल को अगर कोई अधिकारी भी सस्पेंड होता है तो वो आपका अपना अधिकारी सस्पेंड होगा। तो इसी चीजों को भी हमें बिल्कुल समझना पड़ेगा। और मैं मनोज जीवन जी का, इनकी पूरी टीम का और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं पूरी टीम का, हमारे यहाँ जो टीम आई है, उनकी ओर से मैं एक बात कहना चाहता हूं, जहां भी, जिस मोमेंट में भी, जिस भी तरीके से हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। पर आप सभी से एक गुजारिश यही भी है इसके साथ साथ में कि हम सबको मजबूती के साथ एक दूसरे का सहारा बनना ही पड़ेगा। अब वक्त इतना नहीं है कि इस पे विचार किया जाए, बस विचार यह है कि लड़ाई, परिस्थितियां ये हैं और इन परिस्थितियों से कैसे निकला जाए, यानी कि हम कैसे लड़ें, क्या पॉलिसी हो। अब पॉलिसी बना के और काम करने का समय है। आप सभी ने सुना, आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शेर के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि बहुत बुरा है जमाना मगर बुरा क्या है, बहुत बुरा है जमाना मगर बुरा क्या है। हमें पता है कि इस वक्त हवा क्या है, बचा सको तो बचा लेना, वजूद को अपने जमीन बेच के जीने से फायदा क्या है। खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम। अल्लाह हाफिज़ भाईजान, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है इतने थोड़े समय में अपनी बात रखी। मैं आमंत्रित करता हूँ सरदार कृपाल सिंह जी को कि वो आएं और अपनी बात रखें। एक मेरी रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से कि सभी को जो है बोलने का यहाँ समय मिलेगा, इसलिए बिल्कुल जो है हम लोग शांति से ही बैठें, क्योंकि सभी को टाइम मिलेगा। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको बोलने का टाइम नहीं मिलेगा। धन्यवाद जी। सरदार कृपाल सिंह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिवें मैं अपनी इंट्रोडक्शन विच कहा सी कि मैं पंजाबी भाषा ते गुरमुखी लिपि उत्ते काम वो इसलिए कि सिੱਖੀ दी वो जड़ है। गुरमुखी लिपि तो बगैर सिੱਖੀ जे पिछले असी देखिए 500 साल तो सिੱਖੀ का विरोध एक रूप दूजे रूप च हुंदा आया, पर वो गुरु अंगद देव जी तो गुरु नानक देव ने जो एक सारा समाज नूं समझाउण दा काम शुरू किया, उहदे विच गुरु अंगद देव जी ने जिहड़ी लिपि सानूं दित्ती, वो लिपि दुनिया दीआं सारियां लिपियां तो एक वखरी ते बहुत ही जिन्हें कहिए यूनीक किस्म की लिपि है। जे तुसीं चाइना नूं देखो, 2 भाषावां उत्ते बोलियां जांदियां, मैंडरिन ते कैंटोनीज, वो सारियां पिक्चरां दे उत्ते चल रही। पर दूसरे पासे जे पाकिस्तान च देखिए जे बाकी वो भी लिपियां,
ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ 'ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨਾਸਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਸਾ ਦੀਆਂ 2 ਟੀਮਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਆ, तो मैं जिन्ने भी इत्थे ऑर्गेनाइजेशंस ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖੀ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸਿੱਖੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਬੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 53 54 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਲਟੀਪਲ ਸਾਊਂਡਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਲਫਾਬੈਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਲਫਾਬੈਟ, ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਉਧਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੰਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੜਚਣ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਪ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਲੜ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ,
ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖਾਪ ਕੋਈ ਬੁਲਾਏਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲੈਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार कृपाल सिंह जी, आपने बताया कि भाई गुरमुखी हमको सीखनी चाहिए। मैं जब जेल में था तो केवल 2 दिन में जो है दास ने गुरमुखी सीख ली थी, लिखना पढ़ना। तो गुरमुखी इतनी आसान लैंग्वेज है कि जेल में रहकर भी आदमी, जहाँ टेंशन्स भी हैं वहाँ भी 2 दिन में गुरमुखी लिखनी पढ़नी सीख सकता है। और गुरमुखी हकीकत में हमारे ब्लड में भी है। मेरे फादर भी जो है वो भी गुरमुखी लिखना पढ़ना जानते थे, क्योंकि वो पंजाब में उस समय उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी जब जो है 2 भाषी फार्मूला पंजाब में लागू था। और 47 के बाद जो हमारी जो बैच है रोहतक सोनीपत झज्जर की, वहाँ सेंसस ये बताता है कि सबसे ज्यादा जो प्रफुल्लित हो रही थी लैंग्वेज वो पंजाबी लैंग्वेज प्रफुल्लित हो रही थी, जिसको लोग लिखना पढ़ना सीख रहे थे। और हम लोग देखें कि 3 खित्तों में पूरे जो है हमारे साउथ एशिया में हमें बांट दिया गया कि पाकिस्तान में जो लिपि है वो उर्दू है। अगर हमें उनसे राब्ता करना हो, माने सोशल मीडिया के थ्रू भी अगर हम उनसे उनके कंट्री में जो करंट्स चल रहे हैं उनको समझना चाहते हैं, तो वहां भी ये लिपि जो है वो हमारे आगे आती है, क्योंकि उनकी शाहमुखी है या उर्दू है। फिर पंजाब के अंदर गुरमुखी है और पंजाब से बाहर निकल जाएं तो फिर हिंदी है। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं एक होना पड़ेगा। तो गुरमुखी तो इतनी प्यारी लैंग्वेज है और 2 दिन में सीखकर जो है हमें एक पूरा आयाम हमारे सामने खुल जाता है लिटरेचर का और हमारी बुक्स का। तो बहुत आपने सही बात कही कि हमें ये लैंग्वेज डेफिनेटली सीखनी चाहिए। मैं भाई जसबीर सिंह मलिक जी जो हमारे रोहतक से आए हैं और पूरे नॉर्थ इंडिया में जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इकट्ठा करने का काम, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का, कोऑर्डिनेट करने का काम आप कर रहे हैं। और एक मैगजीन लंबे समय से आप चलाते आ रहे हैं, जाट रतन, जो नाम जाट रतन उस मैगजीन का है, लेकिन वो हमारे एरिया की समस्याओं को बखूबी उसमें आप जो है हमेशा लिखते रहे हैं। तो आप आमंत्रित हैं भाई जसबीर मलिक जी, आप अपनी बात रखें। थैंक यू। सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और जिस भी भाषा में आप समझ सकते हैं मेरी तरफ से राम राम। मैं कोई विषय तैयार करके नहीं लाया, आपके ही विषय से ही आपकी बात रखना चाहूंगा। आज का जो मुद्दा है भाईचारा मिशन, सबसे बड़ी खुशी की बात ये है मेरे लिए कि आज जो यहाँ इकट्ठा हुए ना, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप खास हैं। और खास कह दें कि मास्टर माइंड कह लें या माइंड देकर कह लें या कोई प्रोजेक्ट को बनाने वाले कह लें, आप वो चीज़ हैं, क्रीम है आप भारत की। और भारत नहीं कहेंगे तो उत्तरी भारत की, क्योंकि 3-4 स्टेटों के यहाँ आदमी आए हुए। आपने अपनी बात रखी, शिक्षक की भी बात रखी, सभी बात रखी। ये प्रोग्राम 2-3 घंटे और चलेगा और उसके बाद सभी अपने घर चले जाएंगे और बाद में ठां ठूं ठस कुछ नहीं पता। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज जो आप इकट्ठा हुए उस चीज का हम फायदा उठाएं, क्योंकि रोज रोज नहीं मिल रहे ये चेहरे। हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेवारियों पे लगा हुआ है। कोई किसी दिशा में काम कर रहा है, कोई पर्यावरण में कर रहा है, कोई रक्तदान में कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये अच्छी बात है हमारी।
हम चाहते हैं कि आपकी जो उपयोगिता है उसको इस मंच के माध्यम से, ये जो आपकी सद्भावना और जो ये मैत्री वो है उसके माध्यम से जोड़ा जाए। जो जिस प्रयोग में है उस प्रयोग के साथ हम चले। आज जो मीटिंग खत्म हो तो हमारे पास मुद्दे होने चाहिए। अब भाई हम इस मुद्दे पे काम करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे तो है भाईचारा। गांव इकट्ठा होता है ना तो वे पूछते हैं हाँ भाई किस लिए बटड़े हुए, किस लिए इकट्ठे हुए। अब ये काम था, अरे ठीक है सारे इकट्ठे हो गए, कर लो। तो आप तो भारत को उठा सकते हैं, आप मेन पिलर है। नंबर 1 तो ये बात की हनुमान को आपकी शक्ति याद दिलानी थी, मैंने दिला। कौन अगुवाई करेगा, कौन कहाँ रहेगा, इस दम पे सब एक है। अपनी अपनी जिम्मेवारियां तय कर लेना, नाम जो मर्जी रख लेना, पद जो मर्जी रख लेना। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैं 1000 पेज अब तक जो बात आपने कही है उस पर लिख सकता हूँ। और कुछ पुरानी बातें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आज का जो संदर्भ है इतिहास से जुड़ी, सबने विचार करें। मैं किसी के खिलाफ नहीं, आपने बहुत ध्यान रखा तो छोटी बात। मैं तो इनका नहीं आई हूँ जी, इनका संदेश लेके आपके पास आया हूँ। मैंने भगवान को नहीं देखा, मैंने रब को नहीं देखा। मैं पूजा करता हूँ, सारे काम करता हूँ, अरदास करता हूँ, मैंने नहीं देखा। लेकिन मैंने अपने महापुरुषों को, अपने माँ बाप को, अपने दादों को देखा है। तो क्यों ना हम इनकी आदेश की पालना करें। इसने 2 बात कही, 2 ही जात होती हैं। सुन ले भाई, अरे बात भाई फोन बंद कर। 2 जात होती हैं, मानव की स्त्री और पुरुष, तीसरा हिजड़ा, 2.5 मान लो। 2 वर्ग होते हैं। इन्होंने कहा था कमेरा और लुटेरा। आप जो जमात बैठी है या कमेरा वर्ग है या नहीं, ना खड़े करते। लुटेरा कौन आपने जिक्र कर दिया। मैं आज की समस्या जो है चल रही है, सब सारी बात जानते हैं, मेरी बात बताने की जरूरत नहीं। अगर फलाना यूं कर रहा है, ढिकड़ा यूं कर रहा है, टिकड़ा, सबको सब कुछ मालूम है। हम तो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, आंदोलन करना होगा, ये करना। अरे पहले तुम इकट्ठे तो हो लो, तुम सब कुछ कर लोगे, तुम अपना राज भी बना लोगे। तुम्हारा तो शासन रहा है, तुम्हारे पूर्वज क्या थे। आप आज शिक्षा की बात करते हैं। गुरु नानक साहब पूरे देश में घूमे थे। कौन सी वाणी थी उस समय, क्या उनका पहनावा था। सिक्की तो बाद में आई है, गुरु गोविंद सिंह लाए हैं। उससे पहले तो गुरु ग्रंथ साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लिया आपका। आपके 10 गुरु पैदा हो रही है। कितनी कुर्बानियां दी। दोआबा, पंचनद, कोई भी विदेशी आक्रमणकारी अगर भारत में आता है तो उसको 5 नदियां पार करनी होती है। उसके बाद गंगा जमुना के क्षेत्र में जाता है, तब जाके दिल्ली मिलती है। आप ही तो ठहरने वाले, आपने ही तो कुर्बानियां दी, ये बताने की जरूरत नहीं है मेरी। आप सीखो, आपको बताना नहीं, आपको मैं ललकारने आया हूं, मैं आपका खून खौलाने आया हूं। एक तो कहते ना संतुष्टि, तो छोटू राम जी कहते थे असंतुष्ट आदमी ही कुछ कर सकता है। जिसमें संतुष्टि आ वो कुछ नहीं करेगा। असंतुष्ट, और जिसके पास कुछ नहीं है वो सब कुछ कर सकता है। मेरे जी 2.5 मिनट बात। अब इसमें बात आ गई पंजाब की। भाई पंजाब का तो विभाजन होएगा, किस आधार पे होएगा। जहां जाट गैर जाट होया, जहां यादव गैर यादव होया, कहीं पटेल नॉन पटेल होया, यहाँ होएगा सिख और नॉन सिख का, ये ध्यान रखना। आज कह के दे रहा। दूसरी बात, चौधरी साहब क्या करते, मैं बात नहीं, मैं महापुरुषों पे चलने वाला हूँ, और किसी को नहीं मानता, इनकी मानूंगा। बका की फिक्र कर नादाम, मुसीबत आने वाली है तेरी पर। बाजियों के किस्से तो उठे। आप कहाँ हो, किस गफलत में हो, आने वाले कल की सोच लेना, कल आपके साथ क्या होगा। दूसरी बात, भाषा लैंग्वेज पे थी, गुरुमुखी के बारे में बताया। एक हमारे सज्जन अभी बैठे थे और बड़ी अच्छी बात कही। मैं हरियाणा से हूँ, मेरे को यूँ आप कहो और भाई हम तो गुरुमुखी सिखाएंगे। अरे मैं यूँ कहूँ हम गुरुमुखी सीखने के लिए तैयार हैं, हम आपको हरियाणवी भी सिखाएंगे। हम हरियाणवी भी सिखाएंगे, गुरुमुखी भी सीखेंगे, हम सारे काम करेंगे। दूसरी बात, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में बात की गई। हर बड़े धार्मिक अनुष्ठान का, धार्मिक ग्रंथ का ट्रांसलेशन हो चुका है। यदि आज आप लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब को हिंदी में ट्रांसलेट कर दें, कौन कहता नहीं हो सकता, हो सकता है। पर्यायवाची बहुत है हमारे पास भाषा में, उसको आम जन तक अवेलेबल है।
आम जनता, हाँ, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करें। जहाँ ये हिंदी भाषी लोग हैं उनको श्री गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाएं। सिख बनना जरूरी नहीं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के कदमों पे चलना जरूरी है, क्योंकि सारी सिख बिरादरी उसी पे ही डिपेंड है। हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब को बढ़ावा दें, ज्यादा से ज्यादा उनके पाठ सिखाएं। दूसरी बात, सतलुज मिशन है जी यहाँ। भाई 2-3 साल पहले हम एक सवाल ले आए थे और आज आपने भी साकार भी कर दिया। जाट सभा यहाँ चंडीगढ़ हुई थी, यहाँ भी कहा, आप पंचायतों में भी कहा, मांग पत्र भी रखा, प्रधानमंत्री को भी लिखा रहा। ये छोटी सी मांग सारे रोड़े में पानी। भाई ये भाखड़ा नंगल बांध बनाया था तो छोटू राम का इसमें हाथ था। हम ये चाहते हैं कि भाखड़ा नंगल बांध का नाम जो है आज इस पंचायत के जरिए भी अगर आप समर्थन करते हो इस बात का, तो छोटू राम के नाम से रखा जाए। तब देखो भाईचारा कैसे बढ़ता है आपका। क्या ये रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना? ये हाथ खड़े कम हाथ खड़े हुए, इसका मतलब बात समझ में नहीं आई। चौधरी छोटू राम के नाम से भाखड़ा नंगल बांध का नाम रखा जाए। मैं सतलुज मिशन के माध्यम से भारत सरकार से इस व्यास से अपील करता हूँ। दूसरी चीज, भाईचारा तो जब माना जब आपस में रिश्तेदारियां हों। पंजाब वाले हरियाणा में रिश्ते नहीं करते, हरियाणा वाले पंजाब में, किस बात का भाईचारा, किस बात की एकता? अरे भाषा अड़गी बीच में, ये तो हरियाणवी बोल रही है, अपने गुरुमुखी बोल रहे, कैसे रिश्ते होंगे? भाई रास्ता ढूंढो। एक बेटी घर में आएगी, वो भाषा सिखाएगी, 4 घरों का लालन पालन करेगी, आपस में रिश्ते तय करवाओ। गरीब माड़ा छोटा वो एक अलग बात है, लेकिन तो एजुकेशन के रूप से जिनके गोद वोट ना रखे आपस में रिश्ते करवाओ। आप ज्यादा से ज्यादा करवाओ। कौन भाई मुझे हाथ उठा के कहता है हाजी मैं करवाऊंगा? लबड़ा भाई भाईचारा हमारा, इस चीज को बढ़ावा इस मंच के माध्यम से हम कहते हैं इस बात को। दूसरी बात, भाई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आज आप मनोज दुआन जी का मैं शुक्रगुजार हूँ और भाई जी का भी, अगर आपने यहाँ इकट्ठे किए। भाई यहाँ कुछ मकसद मेन वो बनाओ, हमें आगे ये करना है, हमने तो करने के लिए काम चाहिए। चंडीगढ़ गए थे, हम ये करके आए, कम से कम वहाँ जाके बता तो देंगे अब भाई हम ये फूटा गाड़ा है वहाँ, और इस फूटे पे काम होगा अगर सारा। तो ये आप मिशन बनाइए और इसमें आप जो भी हमारे लायक जिम्मेवारी लगाएंगे हम उसको पूरा करेंगे। मैं इस समय महापुरुषों पे कार्यक्रम आयोजित करता हूँ पूरे भारतवर्ष में। अगला जो कार्यक्रम मेरा मैं नौता भी देके जा रहा है, 23 जनवरी को आजाद हिंद फौज का जयंती जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम दिल्ली के अंदर मनाने जा रहे हैं। आप सब मेरी तरफ से सादर आते। मैं महापुरुषों पे ही चलता हूँ, महापुरुषों के ही जो उनके वर्णन किए हैं उन्हीं को ही आपके बीच में रखता हूँ। अगर मेरी कोई बात चूभी हो, गलत लगी हो, भाई मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। आपने मेरे को सुना, मेरे को सहन किया, जितनी भी मेरे से आपकी सेवा हो सकेगी मैं तो गरीब बिछाने वालों में से हूँ, आपकी सेवा में करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जसवीर सिंह जी कि आपने अपनी बात रखी और आपने कहा कि हम पंजाब वालों को हरियाणवी सिखाएंगे। निश्चित तौर पर जो है सभी हरियाणवी सीखेंगे भी, और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जो हरियाणवी के शब्द हैं, जो ब्रज भाषा के शब्द हैं। लेकिन होता क्या है कि ट्रांसलेशन में भी मलिक साहब वो बात बनती नहीं है। एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता की 2 लाइनें थी, ए सिल्वर फ्लैश इन द समर स्काई, एन एरोप्लेन इज पासिंग बाय। हम लोग कितना ही कर लें, इसको भी हम लोग हिंदी में भी कहेंगे ना, वो भाव नहीं आ पाएगा जो उस आदमी की इन 2 पंक्तियों में आया। तो पंजाबी जो लैंग्वेज है वो, और जो गुरमुखी है वो गुरमुखी लैंग्वेज में ही जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, जो वाणी जो दर्ज है, उसको किसी भी भाषा में हम लोग ट्रांसलेट कर दें, वो भाव जो है वो नहीं दूसरी लैंग्वेजेस में आ पाता। 2 दिन में हम लोग सीख सकते हैं। अच्छा, हरियाणवी के पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हम लोग बोल तो देते हैं हरियाणवी, तो इस वजह से हरियाणवी को बोली का दर्जा है, भाषा का दर्जा नहीं है। तो हरियाणा और पंजाब में तो कोई फर्क नहीं है, इसलिए हरियाणवी लैंग्वेज का भी अगर हम लोग प्रचार प्रसार करना चाह रहे हैं तो वो भी हम लोग, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो भी गुरमुखी में लिखकर अगर हम लोग करेंगे ना तो वो ज्यादा अच्छा उसका जो है प्रचार होगा। मैं डॉक्टर यशपाल सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि मैं
जो है अगर रिक्वेस्ट आपसे करूं कि भाई आप थोड़ा सा कंक्लूड कर लें, तो इस चीज का बुरा ना मानना, क्योंकि हमें जो है वो अपने प्रोग्राम को चलाना है और एक विमर्श जो है जो हम लोग कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई कंक्लूजन निकालना है। तो इस वजह से जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं वहां हम लोग उसी समय सीमा में बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। धन्यवाद साहब। मैं डॉक्टर यशपाल सिंह कंवर, क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ की तरफ से मेरे को आदेश हुआ कि यहाँ पे आज एक मीटिंग रखी गई है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा अजय लाड साहब का कि आपने मेरे को इनवाइट किया, धोन साहब का और समस्त जो क्रांतिकारी यहाँ बैठे हैं सबका धन्यवाद। साथियों, जो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ है उसके लिए मैं 2 मिनट में बात रखूंगा कि हमने जो केएमएम की मूवमेंट रखी है, इसका मूल उद्देश्य है जितनी भी हमने अभी तक समस्याएं यहाँ पे डिस्कस की मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, वो सारी व्यवस्थाएं जो है सिस्टम की खामियां है। और 1947 में जब क्षत्रियों ने इस देश को, हमने अपना रियासती जो इतिहास था वो दिया, जमीनें दी, महल दिए, गढ़ दिए, उसके उपरांत भी हमें देखने को मिलता है कि जो आम आदमी है उसको कोई ज्यादा लाभ मिला नहीं, क्योंकि जो ये व्यवस्था है ये अभी भी वही है। यानी कि जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है ये चेंज नहीं हुआ, तो उसको चेंज करने के लिए केएमएम काम कर रहा है। केएमएम कोई समाज सुधारक संगठन नहीं है कि भी दहेज विरोधी है, दारू विरोधी है, नो। हमारा मूल उद्देश्य है कि जो हमारा एनिमी है वो आइडेंटिफाइड है, वो टारगेट पे है, और उस एनिमी ने तकरीबन आज से 1500 साल पहले महाराजा प्रताप को मार के हमारी जो व्यवस्था थी उसको चेंज किया। आज वो व्यवस्था के अंदर हमसे तकरीबन 10,000 गुना ताकतवर है। अब ऐसे में हम उनसे टक्कर कैसे लें, तो उसके लिए हमें चाहिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक सिस्टम। तो कैडराइज्ड कैंप जो क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ करता है, और जो क्षत्रिय समाज है, पीछे बाबा बंदा सिंह बहादुर लगे उनको कोटि-कोटि नमन। आज जो जमीनें हम भोग रहे हैं इनकी तलवारों की वजह से हमें मिली, इन्होंने चलाई, जमीनें छीनी, किसानों में बांटी, पर आज वही सिस्टम दोबारा किसानों को गुलाम बना रहा है। साथियों, हम चर्चाएं बहुत कर लेते हैं, पर ग्राउंड पे काम करने के लिए योद्धा चाहिए, क्योंकि जिनसे लड़ाई है वो छोटे आदमी नहीं है। वो हर सिस्टम में ऐसे बैठे हैं कि हमारे ही लोग होते हैं, हमारा ही मंच होता है, हमारी ही ऊर्जा होती है, पर हम बातें उन लोगों की कर रहे होते हैं। तो जो ये मनुवादी लोग हैं, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है, इसको काउंटर करना नॉट एन इजी जॉब। तो उसके लिए केएमएम काम कर रहा है, और मैं ज्यादा लंबी बात नहीं रखूंगा। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारा मिशन चल रहा है सतलुज मिशन, और भाई रोहन साहब की क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ पूरे इंडिया में काम कर रहा है, आउट ऑफ इंडिया भी काम कर रहा है, और अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा है, पर कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हम काम कर रहे हैं। हमारा जो आइडियोलॉजी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे है कि हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, इसमें एक टॉपिक है बंधुता यानी कि भाईचारा। क्योंकि भाईचारा हमारा जो सिस्टम है पुराना, जो श्रमण परंपरा से आता है, इसमें गौतम बुद्ध, साके गणराज्य और वज्जी गणराज्य, जिसको मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, वहां से आता है। तो जो भाईचारा है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमें काम करना चाहिए। पर ये जो 2 बूंद जहर की हमारे अंदर डाली है इन लोगों ने, इसको आइडेंटिफाई करके इसको काउंटर करने की बहुत जरूरत है। और उसके लिए हमें समाज सुधारक संगठन नहीं चाहिए, उसके लिए हमें डायरेक्ट, जैसे तरह वॉरियर क्लास, उस वे में, प्रोफेशनल वे में हमें इनको काउंटर करना है, और हमें थोड़ा इंटेलेक्चुअल अपना बढ़ाना है, अपना दायरा बढ़ाना है। हमें अपनी लैंग्वेज, अपने क्षेत्र, इससे बाहर निकलना है, तब हम जाके इनको काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल इश्यू है। देखिए ना, अभी हरियाणा में क्या हुआ हमारे जाट भाइयों के साथ, वहीं पे कनाडा के अंदर वही लोग हमारे लोगों को यूज कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हम लोगों को समझा नहीं पा रहे, पर केएमएम इस काम को बड़ी बखूबी से कर रहा है। और 1 मिनट जो भाषा के ऊपर बात चली थी, तो हमारी लैंग्वेज है वो सबसे ओल्डेस्ट हमारी पाली और प्राकृतिक भाषा है, जिसमें से हमारी सारी भाषाएं जुड़ी हैं। और मैंने खुद जो गुरमुख लिपि है सीखी है 4th क्लास से। जो चीज भाव इस लैंग्वेज में है उसी से हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे तो भाव नहीं आता, जैसे भाई साहब ने बताया, बिल्कुल बात सही है। तो हम सब जितनी भी लैंग्वेज है हमारे भारत में, उन सबको सीखें, खाली गुरमुखी नहीं, तमिल, तेलुगु, आपको सारी लैंग्वेज आनी चाहिए। मैं साउथ में रहा हूँ, तेलुगु सीखी मैंने, तमिल सीखी, कन्नड़ा सीखी,
कारण क्या है कि हमारी जो समस्याएं हैं इतनी व्यापक हैं, हमें गली का संगठन नहीं चाहिए, हमारी समस्या पूरे ऑल ओवर इंडिया है। तो उसके लिए हमने क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, और जहां भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी साहब, हम आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, और जितनी भी हमारी जो कैपेसिटी है उसके साथ हम आपके साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज में चलने के लिए रेडी हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने समय दिया, धन्यवाद। जय छात्रों, जय मूल निवासी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यशपाल सिंह जी, जिनका मैंने जिक्र किया था, मियां सरफजल हुसैन साहब, वो भी मुस्लिम राजपूत थे, भट्टी राजपूत थे। तो यूनियनिस्ट पार्टी जो थी वो बेसिकली मुस्लिम राजपूत और जो हरियाणवी जो जाट हैं इनका एक कोलैबोरेशन था, और जब ये कोलैबोरेशन टूटा तब पंजाब का पार्टीशन हुआ। मैं आमंत्रित करता हूं सरदार जसपाल सिंह जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हम लंबे समय से आपको सुनते आए हैं, और आपके आर्टिकल्स जो द ट्रिब्यून में अदर न्यूज़पेपर्स में छपते आए हैं उनको हम लोग हमेशा ही पढ़ते आए हैं। तो आप आए और अपनी बात रखें। आपके बाद सर शफरुद्दीन साहब जी, अहमद साहब, आप जो है अपनी बात रखेंगे। शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं 2 बातें ही शॉर्ट में करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये हमारा जो कंट्री है, सब कॉन्टिनेंट है, इसको हम जब नेशन कहने की नेशन बनाने वालों को ये नहीं समझाते कि ये सब कॉन्टिनेंट है। आप नेशन नहीं बनाया, आपने ब्राह्मणिकल सेटअप यहाँ किया, और आपने जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुई आपके पास उसको आपने छीन लिया, कैप्चर कर लिया। उसी की वजह से आप ब्राह्मणिकल व्यवस्था को यहाँ कायम कर दिया। और पंजाब के बारे में मैं यही कहना चाहूँ कि पंजाब को किसने बांटा? पंजाब वालों ने। बाहर से लोग आए, बाहर से दिल्ली से जहाँ गुजरातियों ने इनको पार्टीशन की, और पंजाबियों ने नहीं की, और पंजाबियों को बिल्कुल नहीं पता चला कि कैसे हुआ ये सब। और तीसरी बात, हमें चाहिए जो 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी बनी थी, जिसमें मुस्लिम भाई, हिंदू भाई और ये सिख भाई, ये जाट जो कृषि के साथ, खेती के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने ये अपना इकट्ठे होके और अपना ये सारी पार्टी बनाई थी, और गांव का जो सारा समर्थन उनको मिला था। उसी तरीके से हमें उस स्पिरिट को रिवाइव करना चाहिए। नहीं तो फिर उस स्पिरिट को रिवाइव ना करेंगे तो फिर हमें ये बांट के, ये मनुवादी जो अवस्था है, हमें बांट के हमें फिर ये जो फायदा ले रही है अब लेती रहेगी। चौथी बात ये है कि जो मेजोरिटेरियनिज्म, हमारे कई लोग शब्द यूज करते हैं प्रेस में, वो मेजोरिटेरियनिज्म नहीं है, वो ब्राह्मणिकल व्यवस्था, ब्राह्मणिकल गवर्नेंस है। क्योंकि मेजोरिटेरियन में ये इंप्रेशन जाता है कि कहीं ये हिंदू, सभी हिंदुओं की सरकार है, हिंदू भाई बहुत बड़ी गिनती है, 10-12% लोग रूल करते हैं, ऊपर वाले हैं जो ब्राह्मणिकल व्यवस्था को बनाया रखा हुआ है वही लोग रूल करते हैं, नीचे वाले तो हमारे सब ऐसे अलग अलग बैठे हैं। इसलिए जो इन्होंने जो डिवाइड एंड रूल का जो व्यवस्था कायम रखी और ट्रांसफर ऑफ पावर इनको मिल गया, उसी को ये कंटिन्यू रख रहे हैं, वही व्यवस्था को रख रहे हैं। इस व्यवस्था के विरुद्ध हमें सारे समाज को लड़ना होगा, सब जातियों को इकट्ठे होकर लड़ना होगा। तो इसलिए हमें भाईचारा कायम करना होगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया सर। रिस्पेक्टेड सरफुद्दीन अहमद साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ कि लास्ट टाइम यही पंजाब में चंडीगढ़ में ही आपसे मुलाकात हुई थी, जिसमें आपने सिख और मुस्लिम यूनिटी के ऊपर वो कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। आप ऑल इंडिया प्रैक्टिसिंग लॉयर्स काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और सिख मुस्लिम एकता में विश्वास करते हैं, और
इस करके ही पूरी दुनिया में आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है काम कर रहा है। शुक्रिया। अंधेरा कितना ही सफाक हो कि जालिम हो, मगर चिराग की नन्ही सी लौ से डरता है। आज ये सोशल अलाइनमेंट की इस छोटी सी नशिस्त में हिस्सा लेके मैं बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। अभी दो तरह से बात करना है। ये जो अभी हमारे भाई ने कहा कि जो मेजोरिटेरियनिज्म है ये असल में फेमिनिज्म है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज की जो पकड़ है उसको हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी भी है। यहाँ से पहले मैं कानून की बात करता हूँ कि जो मेजोरिटेरियन टेंडेंसीज हैं ये असल में कांग्रेस के बनते वक्त ही शुरू हो गई थी उसको शेप करना। इसलिए गौ रक्षा दल बने 19th सेंचुरी में और हिंदी पहचानी सभा बनी, दोनों ब्राह्मण से बनाई। और सही बात तो ये कांग्रेस को भी ब्राह्मण से बनाया, उसके अभी ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता। जब आज़ादी आई तो अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, लागू किया गया और उसमें कहा गया कि जात और मजहब की बुनियाद पर, रेस और रिलीजन की बुनियाद पर कोई भी फर्क नहीं किया जाएगा। लेकिन पहला ही जो ऑर्डर पास हुआ, ना वो ऑर्डिनेंस था, ना कोई इनेक्टमेंट ऑफ पार्लियामेंट थी, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था जिसके तहत रिजर्वेशन को महदूद कर दिया गया। सिख क्योंकि पोजीशन में थे, थोड़े से हिस्से को दे दिया, लेकिन क्रिश्चियंस और मुसलमानों को बाहर कर दिया गया। यानी मजहब की बुनियाद पर पहला फैसला हुआ 12 अगस्त 1950। अब ये जो आर्टिफिशियल मेजोरिटेरियनिज्म है उसको कैसे डेवलप किया गया, उसको पूरी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने और एक साजिश की है। सबसे पहले उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन की दफा 25 है, जो राइट टू कंसाइंस है, उसको तब्दील किया और उसमें जोड़ दिया कि वो लोग जो क्रिश्चियंस हैं और मुसलमान हैं, बाकी सारे हिंदू हैं। यानी मेजोरिटेरियन, फेक मेजोरिटेरियन मेकिंग की प्रोसेस ऐसे शुरू की। दूसरा ये किया कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि किसी मजहबी काम के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए पैसे खर्च नहीं किए जाएंगे सरकार के, तो उन्होंने जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसमें 190A जोड़ा, एक पर तरमीम की। ये सब 1956 में हुआ। उसमें ये जोड़ दिया कि जो देवासम है, यानी जो केरला और तमिलनाडु के मंदिर और मठ हैं, उनका मेंटेनेंस कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से होगा। तो इस तरह की मैं इशारों में बात कर रहा हूं कि किस तरह से एक मेजोरिटेरियन स्टेट कायम करने की कोशिश की गई, जिसके पीछे ब्राह्मणियत थी। आज हम जिन हालात में हैं उसमें इस मुल्क को मुसलमानों के लिहाज से डिफेक्टो हिंदुता का रास्ता बना दिया गया है। इसलिए ना कोई मंदिर मस्जिद सेफ है, ना कोई दरगाह सेफ है। और आप देख रहे हैं कि उसमें अदलिया यानी जुडिशरी का पूरा हाथ है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, हमें इस पर गौर करना चाहिए। अब चूंकि इतने सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके जहन भी खुले हुए बात सुन सकते हैं, तो ये जो ब्राह्मणियत की ललक है और इसमें जब किसी का कोई पैर छूता है तो अच्छा बहुत लगता है कि हम बड़े हो गए और इसने मुझे इज्जत दी, और वो जो अंदर से एक जड़ पैदा करता है वो ब्राह्मणियत की सबसे बड़ी ज्यादा कमजोरी है। इंसान कमजोर होता है और वो समझने लगता है कि हम सुपीरियर हैं। तो पैदाइश की बुनियाद पर सुपीरियर होने का जो कमजोरी है, जब तक हम उसे नहीं लड़ते, और उसी से बनी है जात, उसी से सारी ये तकलीफें शुरू हुई हैं। पैदाइश की बुनियाद पर किसी को भी फौकियत देना ब्राह्मणियत है, चाहे किसी भी मजहब में हो। तो सबसे पहले हमें जो हमारी ईगो है उसको सुपर ईगो में मर्ज करने की तकनीक सीखना चाहिए। जो हमारे फैसले हैं वो कलेक्टिव और डेमोक्रेटिक फैसले लेने की हमें अकल भी आना चाहिए और हमारी तरबियत भी होना चाहिए। इसमें क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा
मुश्किलें जो हैं वो सोशल या रिलीजियस आइडेंटिफिकेशन की बुनियाद पर है, जिनकी आइडेंटिटी अलग है, क्योंकि सिखों की आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है, दूर से पहचाने जाते हैं। और मुसलमानों ने बहुत कोशिश की है कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाएं डर की वजह से, लेकिन फिर भी वो पहचान लिए जाते हैं ज़बान से, कपड़ों से, मजहब से, किसी न किसी तरह से। तो ये जो दो ग्रुप हैं सिखों के और मुसलमानों के, वो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी की वजह से सबसे पहले नंबर पे शिकार है, सबसे पहला नंबर टारगेट है, माने या ना माने। और यही तो वो ग्रुप हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान बना कि इनमें आपस में कोई मेल जोल ना हो पाए। दूसरी बात ये थी कि चूंकि नमो शूद्रा से पाकिस्तान बनने से पहले मंडल जैसे लीडर पैदा कर दिए गए थे, तो नमो शूद्रा से मुसलमानों का ताल्लुक ना हो पाए, सिखों से ना हो पाए, तो मंजूर नहीं था मुल्क को, उनका मुल्क बांट दो, लेकिन इन ग्रुपों को एक मकान होने दो, और उसका उन्होंने करके दिखाया। तो सबसे पहले ये कि हम अपनी पैदाइश की बुनियाद पर जो अकड़ है और हम अलग महसूस करते हैं और बड़ा महसूस करते हैं, ये बीमारी जब तक साथ रहेगी जब तक हम अपनी ईगो को सुपर ईगो में मर्ज करने की अकल नहीं सीख लेते। तो ये मीटिंगें होंगी लेकिन उसका अमल ज्यादा अच्छा नहीं हो पाएगा। आप जानते हैं कि मुल्क में 19वीं सदी की शुरू से ही अंग्रेजों ने मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन की काम शुरू कर दिया था, और मुल्क भर में हिंदू के नाम से, सनातन के नाम से, वैदिक एजुकेशन के नाम पर सब जगह कॉलेज हैं, स्कूल हैं। लेकिन जैसे ही आजादी आई 1951 में ही एक तरमीम पेश कर दी कि जो यूनिवर्सिटी मुसलमानों ने बनाई, 30 लाख रुपया इकट्ठा किया और यूनिवर्सिटी बनाई, उसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा। लेकिन उसकी तरमीम लाई, उसमें अमेंडमेंट लाया और ये लिखा था कि दिस यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ द इस्लामिक कल्चर एंड रिलीजन। उसको 1951 में उस एक में तरमीम लेके आए और ये लिख दिया कि दिस यूनिवर्सिटी इज एस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं लिया जा सकता। मतलब एक माइनॉरिटी कैरेक्टर के को भी ये मुल्क की जो जहन है वो तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ये समझने की बात है। ये अभी तक आप जानते हैं कि आनंदपुर साहिब एक रेजोल्यूशन पास हुआ है, उसे पर्सनल लॉ के लिए तैयारी प्रपोज किया गया है। वो इश्यू नहीं है क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी से डरते हैं, खतरे में हैं, करना नहीं चाहते। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, जैसे अभी मनोज सिंह साहब ने कहा कि हमने 26 अक्टूबर को एक पूरे मुल्क के 40 मुसलमानों को बुला के चंडीगढ़ में केंद्रीय सिंह सभागार पे इकट्ठा किया था, और उसमें शामिल होने वाले घुमान साहब यहाँ बैठे हुए हैं जो उसके एंकर थे, और यहाँ हमारे डॉक्टर खुशहाल सिंह साहब भी हैं जिन्होंने उसकी होस्ट किया था आपने यहाँ पे। और हमने एक मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया है कि इस मुल्क में जब तक सिख और मुसलमान मिलके यूनाइटेड फ्रंट बना के खतरे लेके सैक्रिफाइस देके इस मुल्क में तब्दीली के लिए काम नहीं करते, तब तक मुल्क के कमजोर तबकात तक जस्टिस इंसाफ नहीं पहुंच पाएगा। इसमें कुर्बानी देना पड़ेगी। जैसा कि अभी छत्री वहां साहब, पहली मरतबा मैंने इतना अच्छी स्पीच सुनी इस मीटिंग में कि उनके इतने व्यूज क्लियर हैं कि सब बातों पे वो बिल्कुल मोदी की तरह से बात कह रहे हैं। अभी तक तो छत्री महासभा हम देखते थे कि पद्मावत है और मुसलमानों को अटैक करना है, कम्युनलिज्म है, उसके लिए काम करती थी। पहली मरतबा मैंने सुना छत्री मूल निवासी महासंघ। मुझे इतनी खुशी लगी जैसे कोई भाई मिल गया और वो इंप्रेशन खत्म हो गया। तो हमने अभी उस सिलसिले में अभी पंजाब में बहुत सारे काम हैं। ये सच है कि अगर पंजाब में ठीक हो माहौल हो जाए तो इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि पूरे मुल्क में इसकी तब्दीली होगी। और यहाँ क्योंकि आइडेंटिफाइबल ग्रुप्स हैं जिनको हम कर सकते हैं, तो हमने एक मीटिंग रखी है 22 फरवरी 2025 को दिल्ली में। आप सबसे ये गुजारिश है कि आप आइए, हम पूरे मुल्क से मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे, नुमाइंदे मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे। एक अभी हम इसमें कोई भी तंजीम यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन और संगठन बनाने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं रखते। हम एक तहरीक यानी मूवमेंट के तौर पर पूरे मुल्क पे काम करना चाहते हैं। हमारे ऑल इंडिया लायंस काउंसिल की जो शाखें हैं वो हमारी कमेटी, स्टेट कमेटीज 18 स्टेट्स में हैं।
साथ में, चूंकि वो बेस है लेकिन वो सोशल अलाइनमेंट का काम है। उसकी लीगेसी हमारे पास पंजाब में है। आप जानते हैं मलेरकोटला में हमारे पास लीगेसी है, उसकी बुनियाद पर हम काम करेंगे। मलेरकोटला ना तो पार्टीशन टर्माइल से अफेक्टेड हुआ और ना किसी बादशाह के कहने से कि साहबजादों को फांसी दे दो उससे अफेक्टेड हुआ। उस ट्रेडिशन को कायम रखा गया है, चल रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मलेरकोटला लीगेसी हम पूरे मुल्क में लाने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वो लोग जो अभी मेरी बात सुन रहे हैं और समझते हैं कि इसकी कोशिश करना जरूरी है, एक मुत्तहिद जद्दोजहद शुरू करने की जरूरत है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो 22 फरवरी नोट कर ले और हम इंडिया इस्लामिक सेंटर में इसकी मीटिंग करेंगे। हमने कुछ लोगों के नाम अपने साथी के जरिए कहे हैं लेने को, और हम बाकी यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे वो नाम हम ले लेंगे, नंबर मिल जाएंगे, हम सबको दावत भेजेंगे। मैं मनोज सिंह साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ आया, और मैं अजय पाल सिंह साहब के वर्कर्स मुझे शाम से मिल रहे हैं, वो हमारी मेजबानी भी कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और क्योंकि वक्त कम है छोटी सी बात करके मैं बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया सैफुद्दीन अहमद साहब कि आपने हिस्ट्री को खंगाला और हम सबका मार्गदर्शन किया। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो धनखड़ खाप के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और सरखाप पंचायत के कोऑर्डिनेटर हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी को टाइम मिलेगा, आगे पीछे होता रहेगा, कोई बात नहीं। तो आप आइए डॉक्टर साहब। हाँ जी, प्रदीप हुड्डा जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि आप राष्ट्रीय लोकदल के हरियाणा के स्टेट प्रेसिडेंट हैं और किसान लीडर हैं, कि वो आए और अपनी बात रखें। बाबा कुलविंदर सिंह जी जो नियम सिंह हैं और हमेशा ही आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन जो है वो सोशल मूवमेंट्स को रहता है, आप आ गए हैं जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। विक्रमजीत सिंह हमारे भाई जो चंडीगढ़ बेस्ड हैं और जिनका बसों का कारोबार है, वो आप आ गए हैं, आपका इस्तकबाल है जी, थैंक यू सो मच। प्रदीप बोलो। धन्यवाद मनोज भाई। और एक छोटी सी बात, मैं राष्ट्रीय लोकदल से नहीं, लोकदल से हूँ, राष्ट्रीय लोकदल तो बीजेपी का हिस्सा होगी। आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी घटना बताऊंगा, मेरे घर की ही है, अभी दिवाली की है। दिवाली की रात को सारे पटाखे वटाखे फोड़ के मैं अंदर सो रहा था, तो साथ वाले घर के पास आग लगी खाली। इस टाइम पे सूखे पत्ते होते झड़ते हैं, उनमें आग बहुत ज्यादा लगी, तो आग की आवाज सुनी, आग आग। मैं भागा, नीचे गया तो मैंने बाल्टी उठाई पानी की और लेके चल पड़ा। तो गली में आजकल थोड़ा हम सब पैसे वाले लोग हो गए हैं, तो एथनिक वियर और सारी चीजें पहन के, और बच्चे हमारे पूरा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों ने कहा अंकल अंकल रहने दो, हमने फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया है। मैं कुछ नहीं बोला, मैं चला, मेरे पीछे पीछे भाई भी बाल्टी लेके आ गया, 2-3 हम साथी जो बुजुर्ग थे, हमने बाल्टियों से पानी डाला, हमें 10-15 मिनट लगी, आग बुझा दी। बच्चे यूं कहते रहे, नहीं नहीं अंकल जी क्यों परेशान हो रहे हो, फायर ब्रिगेड को हमने कॉल कर दिया, उन्होंने कहा है। सुबह तक तो फायर ब्रिगेड आई नहीं थी। आज आप सबके बीच बैठा हूं, हम सभी वो लोग हैं, अगर हम सरकारों के भरोसे चलेंगे, सरकार कभी कुछ नहीं करती, सरकार सिर्फ भ्रम में डालती है। ये स्थिति 100 साल पहले भी थी, चौधरी छोटूराम जी के समय भी ऐसे ही हालात थे, आज भी ऐसे ही हालात हैं। ये आग हमारी खुद की है, हमें बुझानी है, और हम सब मिलकर, बड़ा अच्छा लगा आज इकट्ठे हैं, हम सब ही से सोल्व करेंगे। आज अगर हम संसद के भरोसे रह गए तो वहां तो नाकारा लोग हैं जो सिर्फ हाँ भरते हैं। कोरोना काल में चाहे उन्होंने कहा हो, उनका एक ही काम है, वहां से माफी मांग लेते हैं, नोटबंदी हो, कोरोना हो, वो कहेंगे खाना खिलाओ, खाना आप और हम लोग खिलाते हैं। वहां किसानों ने ही खिलाया, और ये तो खाप है, आज हमारे साथ आई है। ये वो न्याय व्यवस्था है जो हर जगह काम आती है। अगर सरकार होती तो किसान आंदोलन में 750 शहीद नहीं होते। इन खापों ने मदद की, हमने किसान आंदोलन को सफल बनाया।
अगर सरकार होती तो पहलवानों के साथ यौन शोषण नहीं होता, वहां भी हमें खापों की जरूरत है। अगर सरकार होती तो अग्निवीर जैसी योजना न आती और तालू जैसे गांवों में हमारे इस देश के युवा फांसी नहीं खाते। शायद लोगों को पता नहीं होगा, ये बातें मीडिया में नहीं आती। एक बच्चे ने अग्निवीर योजना से फांसी पे लटक गया था और वो अपने जिले का सर्वप्रथम नंबर 1 रेसर था, अपने परिवार का भी था और इस जिले का भी था और इस देश का भी था। तो यहाँ आग लगे तो वो हमारे बुझानी है। ये देश भी हमारा है, ये लोग भी हमारे हैं, ये पेड़, ये सब कुछ हमारा है। लेकिन भ्रम ऐसा डाला जा रहा है हर काम ये सरकार करेगी और सरकार निकम्मों की और चोरों की आ गई है। आज से नहीं, ये खाप व्यवस्था कभी से छोटूराम जी से पूछा था। सर छोटूराम जी से कहा एक बार यूं ही किसी न्यायालय में मजाक उड़ाने के लिए, सर आप कहते हैं खाप व्यवस्था अच्छी है और हम यहाँ कानून के वो विद्वान थे, वकील थे। बोले जी खाप बहुत अच्छी है, वहां तुरंत पता चल जाता है किसने गलत किया है, किसने किया है और तुरंत सजा दे के न्याय कर देते हैं। पता आपको भी चल जाता है, लेकिन आप लोग जो न्याय देते हैं वो झूठे गवाह खरीद के देते हैं, झूठे आधारों पर देते हैं और उसमें समय बहुत लग जाता है। आज भी हमें, चाहे हमारे आंदोलन के शहीद हों या पुराने समय देखें, हम, मेरे भाई ने मेरे को बताया अभी जो यूनियनिस्ट मिशन क्यों शुरू करना पड़ा था, उन व्यक्तियों की बहुत खास बातें थी। चाहे मैं सर छोटूराम जी का नाम लूं, चौधरी चरण सिंह जी का लूं, मेरे सामने बाबा बंदा बहादुर जी हैं, इन लोगों ने जुल्म के खिलाफ लड़ी। इन्होंने जो भी लड़ाइयां लड़ी, गुरु नानक जी ने तो जनेऊ छुड़वाने के लिए लड़ी, गुरु तेग बहादुर जी ने जनेऊ बचाने के लिए लड़ी। एक्चुअली लड़ाई हम जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं। जब भी जुल्म होता है हम उसके खिलाफ खड़े होते हैं। और इनकी अच्छी बात ये थी कि सर छोटूराम अंग्रेजों के सामने खड़े थे, भाई 10 रुपए लूंगा मैं तो जो डॉक्टर साहब ने कही थी वो रीढ़ चाहिए, वो मरोड़ भी चाहिए, नहीं तो उस टाइम अंग्रेजों के सामने बोलना। और गांधी का राज था, गांधी को ये बोल दिया था ना भाई तू नहीं कर रहा, हम यूनियनिस्ट मिशन बनाएंगे और अलग से कोई बात नहीं, कांग्रेस मदद नहीं करेगी। जो आज समय है वही समय था। यही जमीन हमारे पास नहीं थी, साहूकारों के पास थी, आज फिर कॉर्पोरेट के पास। कॉर्पोरेट की सरकार है, कॉर्पोरेट काम कर रही है। हमें चाहे वो कोई भी चीज हो उसमें सिर्फ लूटा जा रहा है। आज देख लो, इसी अडानी का मुद्दा जब पहले आया था, 1 साल पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो 11वां उठा दिया, आज दूसरा किसी मस्जिद का उठा रहे हैं। आज फिर वो नीचे नीचे हमसे लूट कर रहे हैं और सरकार लूट रही है और देश को लूट रही है। हमें इस चीज को सोचना होगा। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, मनोज भाई ने बड़ा अच्छा किया, पहली मीटिंग रोहतक में की, भाई वहां रोहतक पहुंचे थे, हम सब ने वहां किया। आज उसकी दूसरी कड़ी है, इसी को जोड़ते हुए हमें ये भाईचारा जोड़ना है, ये लड़ाई हमें लड़नी है। नहीं तो लाहौर भी हमारा था, मेरे दादाजी कह के गए थे, आज भी मुझे वो नाम याद है, भाई कभी वहां जाओ तो उन व्यक्ति से मिलना, वो हमारे भाई हैं, वो अलग थोड़ी है। आज इन्होंने वो कर दिया, कल को और बांट देंगे। ऐसे ही हमें जानबूझकर बांटा जा रहा। सरकार अपने उससे किसका बटा था? हमारी राजधानी जहां चंडीगढ़ बैठे तो 1947 में बनी, उससे पहले तो लाहौर थी। हमारी सोच, हमारा खाना पीना सब कुछ है वहां, क्या वहां हमारे भाई नहीं? हर चीज है। हमें इन चीजों को मिलकर लड़ना पड़ेगा, चाहे पहले वाले हमें सिखा के गए हैं और आज भी वही लड़ाई है हमारी। किसान कमेरे की लड़ाई, लूट की, साहूकार की लड़ाई, कौन लूट रहा है वो चीजें याद करनी पड़ेगी। मंडी फंडी की लड़ाई, कौन है वो फंडी? आज दो, मैं तो खुलेआम कहता हूं, 2 गुजराती फंडी आ गए हैं, लूट रहे हैं, सरेआम लूट रहे हैं। कोई तो बात बता दे उनकी, कोई आवाज नहीं उठा रहा। क्यों? वहां पर सारे डरपोक संसद में, मैं कहूं क्या, उन्हें कायर कहूं क्या कहूं, कोई बोल ही नहीं रहा पॉलिसी के खिलाफ। आप देखें, इवन स्टॉल पर जाते हैं हम, नकद, इस देश की करेंसी को 50% डाउन कर दिया, नकद दोगे डबल देना पड़ेगा। क्यों दे भाई लोग? अरे रिजर्व बैंक ने 100 का नोट दिया, 100 में चलना चाहिए, वहां पर ये 50 में चलता है। और ऐसे ही चाहे किसी भी चीज पे देखे एक ही है। आज जो सरकार है वो कॉर्पोरेट की है और विपक्ष, मैं खुलेआम कहूंगा, एक ट्रेड यूनियन की तरह काम कर रहा, अपने हकों के लिए लड़ रहा, जनता के लिए कोई नहीं लड़ रहा।
उसके लिए आपको हमको मिलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आप सभी ने यहाँ बुलाया, मैं मिशन सतलुज का, यूनियन मिशन का आप सभी का धन्यवाद करता हूँ और हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। आगे भी जब भी बुलाएंगे हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे और जो ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, ईवीएम की बात हो या वो हो, वो सभी हमें लड़नी पड़ेंगी। बिल्कुल मुद्दा है और हमें उन मुद्दों को लड़ना पड़ेगा क्योंकि जो सरकारें हैं वो हमारी नहीं है, वो मशीनों की सरकार है। तो आप सभी ने बुलाया, मान सम्मान दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई प्रदीप हुड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत थोड़े समय में बहुत बातें कवर की। हमारे भाई सोनू मालपुरिया जी, जो दुहन खाब, जिस गोद से मैं भी उसी खाब से हूँ, आप हमारे बीच में आ चुके हैं जी। आप हमारे खाब के प्रतिनिधि हैं, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई गंभीर राठौड़, जो हमारे चिंतक भाई हैं और लंबे समय से हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और पर्यावरण के मुद्दे के ऊपर पंजाब में आप जो एक चेहरा हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे सीनियर एडवोकेट रिस्पेक्टेड बलराज सिंह मलिक जी, जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, कि आप आएं और अपनी बात रखें। आपके बाद हमारे भाई चंचल नंदल जी, जो जाग संस्था, जो हमारी सबसे पुरानी संस्था है रोहतक में, जिसको सर छोटूराम जी ने जिसमें बड़ा योगदान दिया था, आपके बाद वो अपनी बात रखेंगे। रिस्पेक्टेड बलराज सिंह मलिक। साथियों, बातें बहुत है कहने के लिए, मैं अपने समय को डबल खुद करता हूँ स्पीड में बोल कर। तो मैं चाहता हूँ जो बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ सीधा मैं उन बातों पे आऊँ। मैंने कुछ पॉइंट से लिखे हैं, उनके जरिए मैं अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और जरूरी नहीं सब लोग इसे सहमत हों, बाद में डिस्कस कर सकते हैं। साथियों, सारा मामला समझ का है, सारा मामला विचारधारा का है। मनुवादी विचारधारा जो देश में है वो मुगलों से भी, अंग्रेजों से भी खतरनाक इस देश के लिए है और लगातार घुन की तरह इस देश रूपी पौधे को खा रही है। उस विचारधारा को विचारधारा से मजबूती देने से समाज को, तब वो खत्म होगी। उसका बाहर से इलाज नहीं है। उसके साइड में कौन सी विचारधारा है जो सच्चाई पे आधारित है और कौन सी विचारधारा है जो अस्तित्व के नियमों के खिलाफ है। वर्णवादी जितने ग्रंथ हैं, ये पहचानना पड़ेगा। दो तरह के डॉक्यूमेंट हैं आज मानव जाति के सामने। एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं लिविंग डॉक्यूमेंट, जिंदा डॉक्यूमेंट, वो है देशों के संविधान, क्योंकि उसमें आम जिंदा लोग अपने प्रतिनिधियों के जरिए बदलाव कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार। एक डॉक्यूमेंट वो है जिनको हम नाम दिया हुआ है स्पिरिचुअल डॉक्यूमेंट्स, जिनको मैं उनको सांप्रदायिक ग्रंथ कहता हूं, क्योंकि रिलीजन का मतलब संप्रदाय है, धर्म का मतलब है पूरे अस्तित्व का नियम। जैसे सेब ऊपर से नीचे गिरती है, वो पहले भी गिरती थी, आज भी गिरती है, कल भी गिरेगी। वो न्यूटन की वजह से नहीं गिरी थी, न्यूटन का नियम नहीं था। न्यूटन ने कहा कि मैंने इसको ऐसे समझा है, तो इसलिए लोगों ने कहा न्यूटन का नियम अस्तित्व का है, अस्तित्व में नियम है, मानव जाति को समझना, उसके अनुरूप जीना है, बस ये स्पिरिचुअलिटी है। जब हम एक चीज पे सहमत नहीं होते, वह हमारे अलग अलग ग्रंथ और कथा कहानियां होती हैं। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है उसको आप और हम डिनाई नहीं कर सकते। वो लॉजिकल होती हैं, वो सदा सदा के लिए होती है, वो अपरिवर्तनीय होती है। उनको मानना, जानना, समझना ही जरूरी है और उसके हिसाब से जीना ही व्यवस्था में जीना है। ये स्पिरिचुअलिटी है, सिंपल। ये कोई वो नहीं है स्पिरिचुअलिटी कि जो अलग अलग वेशभूषा पहनने से, पहाड़ों की गुफाओं में जाने से किसी एक को मिलेगी। जैसे प्राइम मिनिस्टर भी ढोंग कर रहा था, इलेक्शन के दौरान कहीं किसी गुफा में गया था, कि कुछ ही लोग ऐसे हैं जो लिंक है जिनका। पूरी मानव जाति अस्तित्व में कोई ऐसा गोपनीयता नहीं है जो एक को समझ में आती, बाकियों को नहीं आती। ये नॉनसेंस जो चल रही है, इसका नाम है वर्णवाद। पूरे अस्तित्व में कोई सीक्रेसी नहीं है, कोई भेद नहीं है, सब कुछ समझ में आने की चीज है।
मानव जब समझता है, समझ के अनुसार जीता है, इस कमरे में घुसने के बाद किसी को डर नहीं लगा इसकी छत गिरेगी, सब तो ऑटोमेटिक समझ में आ गया। नहीं तो ध्यान ऊपर होता। अगर हम झोपड़ी में बैठे होते, हवा चल रही होती, हमारा सबका ध्यान ऊपर होता, कभी मेरे सिर पर गिर जाए। तो यूनिवर्सल ट्रुथ वो चीज है, और यूनिवर्सल ट्रुथ को समझने के बाद पूरी मानव जाति एक ही जाति है, ये समझ में आता है। और जब वो चीजें समझ में आती है, वर्णवाद को जूते लगते हैं, उसके कहने से भी अब क्षत्रिय ब्राह्मण फलाना XYZ नहीं होता। ये सारा का सारा ढोंग पे आधारित है। ये अस्तित्व को गाली है, से अस्तित्व के नियम को भी के खिलाफ चैलेंज है। ये मनवाद का वर्णवाद अस्तित्व विरोधी है, वर्णवाद शोषणकारी है, वर्णवाद ढोंगवादी है। इसलिए ग्रंथों में, जिन ग्रंथ कहानियों में मानव जाति को अलग अलग और ये कहा कि किसी ने बनाया है, मैंने ही 4 वर्ण बनाए, कौन है वो सांड जिसने 4 वर्ण बनाए? दिस इज नॉनसेंस प्रिवेलिंग इन इंडिया। यहाँ के ग्रंथों में, कथा कहानियों में, और वही चीजें एजुकेशन के जरिए पहुंचा रहे हो, तो यू आर क्रिएटिंग इंपोर्टेंट सिटीजन इन इंडिया। आप नपुंसक पैदा कर रहे हैं। 140 करोड़ पे मनोवाद राज करेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। संख्या से कुछ नहीं होता। अगर संख्या ऐसी हो गई है, जैसे कुत्ते के गले में पट्टा, पालतू कुत्ते के गले में पट्टा अगर हम खोल दें, वो बड़ा भयभीत हो जाता, डर लगता है उसको, उस पट्टे की वजह से अपने आप को शेर समझता है। तो जब तक मानसिकता से ये पर्दा नहीं हटाया जाएगा, ढोंगवादी मानसिकता से, अरे भाई जिंदा आदमियों की कदर नहीं। न्यायालय भी जिस राष्ट्रपति भवन मालचा गांव की जमीन पे बना है, वहां तोप तानी थी अंग्रेजों ने, और तोप तान के कुछ लोग भागे थे अपने बच्चों को बचाने के लिए, उनकी जमीनों को मुआवजा नहीं मिला। और जब मुआवजे के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में गए, तो हाईकोर्ट क्या कहती है? जेल में। बहुत पुराना केस है, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी बोली। तो तब मनुवादी वर्णवादी मानसिकता के लोगों का कब्जा जुडिशरी पे भी है और वकालत पे भी है, और जुडिशरी जो बैठी है वो उसी तरह की मानसिकता से सोचती है, उसी तरह के फैसले देती है, उसी तरह से वो इंटरप्रिटेशन करते हैं संविधान का। और वही मानसिकता 600 साल पुरानी चीजों में कानून होने के बावजूद भी कहीं पे पत्थर का टुकड़ा ढूंढते हैं, उसको शिवलिंग बनाते हैं। क्या महत्व हमारे लिए शिवलिंग का? हमारे लिए जिंदा इंसानों का महत्व है, किसी पत्थर का कोई महत्व नहीं हमारे लिए। ये विचारधारा, ये वास्तविकता चीजों को समझ में नहीं आएगी। आज मानसिकता ये हो गई देश के बच्चों की, जो बहुजन समाज है, कि छोटी सी फुटपाथ पे कब्जा करके रखी हुई कोई मूर्ति हो, वहां पे गर्दन झुकाएंगे। अरे उठाना था तो उस पत्थर को, साइड में के लोगों को रास्ते में रोड़ा अटका रहा है, वहां पे माथा टेक रहे हैं। माँ बाप की इज्जत नहीं और ढोंग में घुसे हुए हैं, इसलिए इतनी जड़ें गहरी होगी। वर्णवाद इस देश के लिए कैंसर है, और वर्णवादी ग्रंथ जिनके नाम पे सरकारी पैसे से उत्सव मनाए जाते हैं, वो बंद होना चाहिए। वो ड्रामा, ये ढोंग इस देश को नपुंसक बनाने का काम हो रहा है। देश के एक एक आदमी की मेहनत की कमाई का पैसा वर्णवाद को फैलाने में लगा हुआ है। मामला यहाँ संख्या का नहीं है, विचारधारा का है। जो क्योंकि उन लोगों के उसमें वो इसके सहारे उनकी रोटी चल रही है। जब देश भूखा मरता है, किसी के घर में आदमी मरता है, तो वहां वर्णवाद और मनवाद मजबूत होता है, क्योंकि आप तो पैसे देते हो वहां पे। वर्णवाद आपका नुकसान हो, आपका फायदा हो, लगातार वो फलता फूलता है। और उसी वजह से, जैसे काटड़ू भी भैंस का थन नहीं छोड़ना चाहता, चाहे उसमें दूध हो या ना दो, हमें क्या करना, हम किसानों के बच्चे, हमें पता उसको कैसे हटाते हैं, ऐसे उसको मारा जब वो साइड थन छोड़ता है। मगर यहाँ सामने काटड़ा नहीं है, वो इंसान है, हम उन पे भी रहम करते हैं। पर रहम जब होगा, जब हम मजबूत होंगे मानसिक तौर पे। वर्णवाद की हर चीज को संविधान कहता है। मैं संविधान पे आता हूँ, बहुत सारे लोग बड़े भयभीत हैं इस देश के अंदर। किसी ने कुछ कह दिया, मेरी आस्था को चोट लगी, किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया। बोलने की आजादी बड़ी है, किसी को चुप करना अस्तित्व विरोधी है। अस्तित्व में आदमी है, आदमी बोलने की चीज है, समझ के बोलता, जो उसकी समझ में आती है। वो गलत हो तो उसको ठीक करो। आस्था के ऊपर 3 कंडीशन है संविधान ने लगाई। आस्था यानी राइट टू कॉन्शियस, जो हमारे वकील साथी कह रहे थे, राइट टू कॉन्शियस तभी तक है जब वो 3 चीजें गड़बड़ नहीं करता, 3 बदमाशियां नहीं करता। क्या क्या? पब्लिक हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करता, पब्लिक मोरालिटी के खिलाफ नहीं बोलता, और पब्लिक ऑर्डर
समाज में अफरा तफरी, भाईचारा खराब नहीं करता। 3 चीजें अगर कोई करता है, उस आस्था को जूते मारने का हक है हर सिटीजन का, और मारने पड़ेंगे और मारने चाहिए, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। साथियों, सरकार 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 बड़ा नेगेटिव वर्ड है। सरकार पिक्चरों में देखते थे, किसी को विलियन को बोलते थे गरीब आदमी मेरी सरकार। दिस इज नॉनसेंस वर्ड। ये हिंदी में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भारत की सरकार का अनुवाद किया है, ये नॉनसेंस हमें बदलना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है मानवीय व्यवस्था। आजादी से पहले राजशाही थी, तानाशाही था, व्यक्तिवाद हावी था। उसके बाद इस देश में संविधान आया, और संविधान के हिसाब से है कि भाई एक व्यवस्था बनानी, मानवीय व्यवस्था, ताकि हम सब साथ साथ जी सकें। वो प्रियम्बल में लिखा है। प्रियम्बल में लिखा है कि 3 तरह का न्याय लोगों को देना है, आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल जस्टिस। मगर न्याय का मतलब क्या है, उसमें लिखा हुआ है कि न्याय का असली मतलब है, इन तीनों न्याय को भी हम तब मानेंगे जब ये भाईचारे में तब्दील होता है। अल्टीमेटली भाईचारा इज द टारगेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल ये कहता है आपका कुछ भी काम हो, कुछ भी न्याय हो, भाईचारे में तब्दील होना चाहिए। ये क्लियर कट है। देश में पंगा फैलाया जाता है, रिजर्वेशन का विरोध होता है। क्यों होता है? जिस फैसले ने कहा 50% रिजर्वेशन से ज्यादा नहीं हो सकती, वो मनुवादी वर्णवादी मानसिकता के जज थे। उन्होंने जानबूझ के किया था। संविधान का मर्म ये नहीं है, नौकरियां किसी को पैसे के लिए नहीं है। असल में ये नौकरियां इस देश की व्यवस्था में भागीदारी है, जो कि समाज के हर हिस्से की भागीदारी होनी चाहिए। समाज का, हमारा सभी का भी हर अंग भागीदारी करता है तो हम स्वस्थ आदमी हैं। कोई भी एक अंग खराब होता है तो हैंडीकैप माने जाते हैं। 2 चीजें बड़ी वो हो रही हैं। वर्णवादी मनोवादी लोग एक चीज का बड़ा प्रचार कर रहे हैं। हम किसान समाज से आते हैं, हमने तो देखा है खुद अपने बुजुर्गों को हल चलाते वक्त भी कहते थे ले राम का नाम। मगर हमारा राम वो नहीं है जो किसी मंदिर के चक्कर में, मंदिर वाले राम से हमारा कोई मतलब नहीं है। एक नारा लगाया जा रहा है जय श्री राम, और एक नारा दूसरा लगता है बहुजन समाज में जय भीम। तो बात उसकी नहीं है, हम अपने बुजुर्गों पे नहीं जाते कौन क्या था, ये आदमियों के नारे नहीं है। इसका भाव समझना होगा। एक नारा है डराने का नारा, तानाशाही का नारा, राजशाही का नारा, शोषण का नारा, भेद का नारा। एक नारा समानता का नारा, भाईचारे का नारा, हार्मोनी का नारा। पॉलिटिकल इतने लोग हैं, पोजीशन में भी अभी भी हैं लोग, और बहुत सारे जिसको भी देखो वो इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता है। बहुत सारा युवा की एनर्जी पॉलिटिकल नेताओं के इर्द गिर्द घूमने में सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तीर तुक्का एक आध का लग जाता है, और जब लगता है तो वो भ्रष्टाचार करके कुछ पैसे कमा लेता है। फिर जब बोलने का वक्त आता है बोल नहीं पाता। जैसे आजकल अपोजिशन सारी चुप है, वो इसी वजह से चुप है, पाप की कमाई किए बैठे हैं और ज्यादा माल इकट्ठा कर लिया। ज्यादा दूध पी के तो हमारा कटड़ा भी मर जाता था, बसक जाता था। ये सिचुएशन है। इसलिए देश को जरूरत है स्टेट्समैन की। स्टेट्समैन के उसमें ना कंपटीशन है, ना कहीं से टिकट लेने की जरूरत है, तो स्पष्ट देश के लिए बोल पाए और सबकी जिम्मेवारी बनती है। डेमोक्रेसी, साथी ने जिक्र किया मेजोरिटी मेजोरिटी मेजोरिटी। डेमोक्रेसी, हमारा संविधान मेजोरिटी ये नहीं कहता, डेमोक्रेसी मेजोरिटी का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी का नाम है हर एक की सुनना, हर एक की भागीदारी को सुनिश्चित करना, और अच्छी बात है तो उसी की मानना, चाहे वो बाकी लोगों को पता भी ना हो। तो डेमोक्रेसी सच्चाई सामने आए, हम सब उसको फॉलो करें। मेजोरिटी के नाम से जो डेमोक्रेसी चलाई जा रही है वो राजशाही है, वो तानाशाही है, वो बदमाशी, वो गुंडागर्दी है, वो डेमोक्रेसी नहीं देश के अंदर चल रही है। राज्यों का एक और बात पर मैं ध्यान रखे, 2 छोटी छोटी बातों पर अपना पूरा करूंगा। ये देश फेडरेशन है, राज्यों का संघ है, और केंद्र सरकार लगातार राज्यों के हकों को हकमारी करके सब कुछ केंद्रित करना चाहती है। ये वर्णवादी और मनोवादी मानसिकता, क्योंकि वही लोग वहां पर हैं। शासन प्रशासन में, सरकार में, जुडिशरी पे कब्जा है उस मानसिकता के लोगों का। तो इसलिए राज्यों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार देना, और राज्य भी ज्यादा से ज्यादा अधिकार पंचायतों को, नगर पालिकाओं को, नगर निगमों को देना। एक देश में बहुत विडंबना है, आपके एमएलए एमपी को कोई सस्पेंड नहीं करता, वो विधानसभा में सस्पेंड होते हैं जब उल्टा सुल्टा बोलते हैं, या लोकसभा में, मगर उनको अफसर सस्पेंड नहीं कर सकता। देश का असली लोकतंत्र का विनाश अगर किया हुआ है इस देश में, जो कि गांधी जी भी सोचते थे, सारे हमारे फ्रीडम फाइटर सोचते थे, उसका ध्यान कभी नहीं गया। वो एमएलए एमपी मंत्री संतरी ये सोचता सारा करप्शन सरपंच और पंच और पार्षद ही करते हैं, जबकि असली करप्शन बड़े लेवल पे क्या हो रहा है देश के सामने है। डीसी एसपी डीसी
जिसकी सरकार होती है वो अपने हिसाब से सरपंचों को, पंचों को, नगर पालिकाओं को, इनको कैसे सस्पेंड कराते हैं, कैसे पकड़ के निर्वाचन कराते हैं। तो ये सिस्टम पे भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। ये अगर खत्म होगा तो लोगों को दिल्ली, चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेमोक्रेसी नीचे से मजबूत होगी और लोगों की हकमारी नहीं होगी। जो आज के दिन है सब कुछ एक ही तरफ देख रहे हैं। एक आदमी है सारे पेट्रोल पंप पे कब्जा करके अपने फोटो लगाए बैठा है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतना व्यक्तिवाद है, डेमोक्रेसी इसका नाम नहीं है। एक दिल्ली में है हमारा सीएम, वो बसों पे फोटो लगाए घूम रहा है, कभी उसको लोग भूल जाए। तो दिस इज गोइंग इन दिस कंट्री नॉनसेंस। क्योंकि समाज मजबूत होना, समाज को ये हो गया ना सरकार करेगी। देश में नपुंसकता फैलाई जा रही है, फ्री राशन दे के 5 किलो। देश के लोगों को हैंडीकैप बनाया जा रहा है। किसी को 5 किलो नहीं चाहिए, 10 किलो नहीं चाहिए। लोगों को अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी चाहिए। सब लोग काम करना चाहते हैं, भागीदारी निभाना चाहते हैं, सब समझना चाहते हैं, सब समझदार हैं। मगर जानबूझ के लोगों को इस तरह से किया जा रहा है कि कुछ लोग मशीनों से भी गड़बड़ कर लेंगे तो तभी ये लोग बोल नहीं पाएंगे और जुडिशरी उसमें कुछ कर नहीं पाएगी। बहुत सारे मामले ऐसे हैं। और भाईचारा जहां मजबूत होगा, हमेशा समाज को मजबूत रहना चाहिए। डेमोक्रेसी उसका नाम है जहाँ समाज मजबूत हो। डेमोक्रेसी उसका नाम नहीं जहाँ प्रधानमंत्री मजबूत हो। तो भाईचारे पे मजबूती के लिए काम करना है। जो खाप पंचायतें या किसान कमाल हो गया, बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, दिल्ली तक नहीं जा पा रहे। पहले तो कह रहे ट्रैक्टर मत ले जाओ, पैदल भी नहीं जाने दे रहे। तो इससे बड़ी इमरजेंसी तो ना अंग्रेजों के समय में थी, ना वो इमरजेंसी पीछे लगी थी उसमें थी, ना किसी मुगलों के समय में थी। मुगलों के दरबारी भी ये लोग थे, अंग्रेजों के भी दरबारी ये लोग थे। जिन लोगों का हम वर्णवादी और मनवादी कहते हैं, आप हिस्ट्री चेक कर लो। तो इनको जो कब्जे की मानसिकता जो चल रहा है, ये वैचारिक वो है मामला। इसमें संख्या का मामला नहीं है। संख्या भोजन करते रहो, पर कुछ पढ़ नहीं रहा तो वैचारिक एकता नहीं होगी। वैचारिक एकता सबसे मजबूत एकता है। और वैचारिक लीडरशिप, रियल में लीडरशिप है जो चट्टान की तरह हिलता नहीं। जो हमारे प्राचा भाई कह रहे थे कि गर्दन जो ऐसे ना झुकाए, वही नहीं झुकाता। जो वैचारिक मजबूत है ना, उसकी गर्दन नहीं झुकती। जिसकी वैचारिक मजबूती नहीं, वो तगड़ा आदमी भी कोई उसको जूते मारे वो हाथ नहीं उठा सकता। तो ताकत का मसला यहाँ से है। बाजुओं में तो बाद में यहाँ से ताकत आती है। बाजुओं में ताकत और यहाँ ताकत नहीं है तो बाजुएं काम नहीं करती। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात वो करना चाहूँगा और ये निवेदन करना चाहूँगा। हरियाणा वाले तो ऐसे मेरे को लगता है, पंजाब वाले भी, और ऐसे मेरे को लगता है पाकिस्तान वाले भी। कम से कम अगर हम उस पर भी जाएं, पर्टिकुलर एक जातियों पे भी जाएं या प्रोफेशन पे जाएं, खेती बाड़ी पे, खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, जो खेती वाला है, जो खेती की मदद करने वाले लोग हैं, जो समाज है हमारा जो खेती से जुड़ा हुआ, हरियाणा के जो लोग हैं, दे फील वेरी मच अफेक्शन विद पंजाब। ये तो सामने क्या आया, ये इस आंदोलन की वजह से सामने आ गया, वरना ये अंदर अंदर तो ये बातें चलती ही रहती हैं। तो लोगों को जुड़ने की जरूरत है। ये जो बैरियर है रिलीजन के, इनको को भी फाँदने की जरूरत है। और पूरे इस देश के लिए अगर भविष्य अच्छा होगा तो तभी होगा जब कम से कम हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ के किसान और किसानों से जुड़े सारे समाज इकट्ठा होंगे। तो पंजाब के साथ, पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी दिखा के और आतंकवाद करके जो डराया जा रहा है, इस देश का भविष्य है पाकिस्तान के और इंडिया के भाईचारे में। और वो भाईचारा हम ही स्थापित करेंगे। हमें सरकार की जरूरत नहीं है और सरकार ऐसी किसी में मजबूती नहीं कि जो लोगों के भाईचारे को रोक पाए। और ये देश दोनों तभी बचेंगे जब हमारा भाईचारा समाज लेवल पे होगा। तो ये बहुत जरूरी है। इसी बात के साथ मैं आपका वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच जी। वकील साहब ने बहुत कायदे की बातें रखी, जिसमें सभी इश्यूज को आपने कंक्लूड करने की कोशिश की। भाई चंचल नांगल जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आपके बाद बाबा कुलविंदर सिंह जी बात रखेंगे। डॉक्टर रितु सिंह जो बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं हमारी नॉर्थ इंडिया की, और जिन्होंने दिल्ली में भी बहुत लंबा धरना आपने चलाया अपने हक अधिकारों के लिए। आप कॉन्फ्रेंस में आ चुकी हैं। आपका इस्तकबाल है जी, आपका वेलकम है जी। आयान भाई चंचल नांगल जी रोहतक में जाट संस्था के इलेक्टेड मेंबर हैं और ये हमारी हरियाणा में जाटों की सबसे पुरानी संस्था है। माने जो वर्णवाद की बात की, हम किसी गांव में जाएं, हम किसी से पूछें कि भाई गांव में क्षत्रियों के घर कौन से हैं, तो शायद ही कोई बता पाए कि क्षत्रियों के घर कौन से हैं। कोई गांव में जाए, कोई ये कहे कि गांव में
वैश्यों के घर कौन से हैं, तो शायद ही कोई बता पाए कि गांव में वैश्यों के घर कौन से हैं। फिर कोई जाए गांव में पूछे कि गांव में शूद्रों के घर कौन से हैं, तो शायद ही कोई बता पाए कि गांव में शूद्रों के घर कौन से हैं। लेकिन गांव में जाके पूछें कि ये जाटों के घर कौन से हैं, तो बता देगा भाई ये जाटों का घर है। गुजरों के घर कौन से हैं, ये गुजरों के घर हैं। तो एक ट्राइब को भी जो है सही उसकी एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मुल्क में जो है सर छोटूराम जैसे महापुरुषों ने जाट शिक्षण संस्थान की शुरुआत की थी, जिसमें अम्बाला डिवीजन के सभी स्टूडेंट्स पढ़े। वो संस्था आज भी कायम है। तो भाई चंचल नांदल जी उस संस्था के इलेक्टेड मेंबर हैं। आप अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सम्मानित सारी सिख संगत, मेरे साथ आए रोहतक, सोनीपत, झज्जर खाप प्रतिनिधिगण, भाई मनोज दुवन, आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि पंजाब हरियाणा भाईचारे का जो एक दूसरा प्रोग्राम आज चंडीगढ़ में हुआ है। और चंडीगढ़ अपने आप में एक अहम जगह है जहां से उठाई हुई कोई भी आवाज बहुत दूर तक जाती है। जो विषय है उसी के बारे में कुछ बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि जो हरियाणा पंजाब भाईचारा है, इसको आप हरियाणा पंजाब में ना रखे, धीरे धीरे करके राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जितनी भी स्टेट है जहां तक हम जा सकते हैं, हम वहां तक इसको बढ़ाएं निस्वार्थ तरीके से। जिस भी भाई को जोड़ना है साथ जोड़े, तो उसमें जाति पाति कुछ धर्म कुछ ना लें, जो जुड़ना चाहे। बहुत सारे लोग हैं जो इन जो सिस्टम अब चल रहा है इससे दुखी हैं, बहुत ज्यादा लोग दुखी हैं। तो इसको हम, एक तो मेरा ये विचार है आप सबके सामने कि इसको हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, जितनी कोशिश हो सके। हमारे भी तकरीबन नॉर्दर्न इंडिया में लोग जानने वाले हैं, हम भी उनको साथ जोड़ेंगे, वो सब मिलकर जोड़ेंगे जब ये बात बनेगी। दूसरी बात अहम जो है, ईवीएम को लेके आज शुरू में ही बात उठी थी, कादयान साहब ने उठाई, उसके बाद वकील साहब दिल्ली से आए तो उन्होंने उठाई। देखिए, ईवीएम जो देश आज हमारे से 100 साल आगे हैं, यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, उनमें 2006 में ईवीएम बैन हो चुकी है। ये रिकॉर्ड की बात बता रहा हूं मैं। और उसके पीछे कारण सिर्फ एक ही था, मैनिपुलेशन, मैन हैंडलिंग, हैकिंग एंड मिसयूज ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो इसके ऊपर भी एक बड़ी मुहिम चलनी चाहिए। अगर हमें जो हम सारी बातें आज जितने बुद्धिजीवी आए थे उन्होंने करी हैं, अगर उनको हमें आगे इम्प्लीमेंट करना है, तो ये एक ऐसा रोग है जिसको हमें जड़ से खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि मैं हरियाणा की आपको बताऊंगा, अभी ताजा इलेक्शन हुआ है, जो बैलेट की वोटिंग काउंट हुई पहले आधे घंटे में, उसमें कांग्रेस पार्टी बहुत आगे थी। मैं किसी पार्टी की यहाँ इसलिए जिक्र करना पड़ रहा है कि वो रिकॉर्ड की बात है। और उसके बाद जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई तो सारा मामला बदल गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पुख्ता सबूत भी है, पुख्ता चीजें भी हैं कि ईवीएम पे चुनाव होगा तो चुनाव का प्रारूप भी कुछ और होगा। अगली बात जो मैं कहना चाहूंगा कि जब अगर कोई आंदोलन हमें चलाना, मान लीजिए ईवीएम को लेकर चलाना उदाहरण के तौर पर, तो जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन विपक्षी राजनीतिक पार्टियां जो इस मुद्दे से जुड़ना चाहे उनको भी साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी संगठन है और वो भी इस चीज से दुखी है। और साथ ही अगर ये बात किसी तरह सिरे नहीं चढ़ती तो एक बहुत बढ़िया रास्ता है इसका कि हमें इलेक्शंस का बॉयकॉट कर देना चाहिए। जब हम वोट डालने जा रहे हैं, जहां हम डाले वहां वोट जा ही नहीं रही हमारी, तो वोट डालने का फायदा क्या है? उनको ये कहते तुम ही लड़ लो, वोट तुमने डालनी है तुम ही लड़ लो, क्या जरूरत है? हमारी वोटिंग की तो जरूरत है ही नहीं कहीं। तो एक अगर इस आंदोलन को बड़े रूप में लेके जाना है, भाई एक विपक्षी पार्टी बड़े नेता ने पीछे बयान दिया है कि भाई हम ईवीएम को लेके बड़ा आंदोलन करेंगे, तो भाई उसका अंत यही है कि या तो बैलेट पे चुनाव, नहीं तो बायकॉट हो जाए चुनाव का। एक बड़ी मुहिम होगी ये, और बायकॉट होगा तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी ये बात बड़े उच्च लेवल तक जाएगी। तो अगली बात है कि जब आंदोलन होते हैं, मान लीजिए हम ईवीएम का आंदोलन करते हैं, तो इसमें ये नहीं है कि आसानी से सब गुजर जाएगा। इससे पहले भी
हरियाणा में, पंजाब में कई आंदोलन फेस किए, उनमें मुकदमे भी बने, मनोज भाई उसका उदाहरण है। लेकिन बाद में उन मुकदमों में जो सजा अंदर जेल में होते हैं या जिनको सजा होती है या कुछ भी होता है, उन लोगों की लड़ाई लड़ने वाला समाज है ही नहीं। अब तो हम सारे इकट्ठे दिख रहे हैं जितने बैठे हैं, कल को कोई बात होगी तो हम सारे लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। वो खुद लड़ेगा अपने पैसे से, अपने घर के पैसे से। हम तो रोहतक में खुद देख रहे हैं ये चीज, हरियाणा में देख रहे हैं, आपका पंजाब का आप बता पाएंगे कि वहां आंदोलन में जो लोग सक्रिय होते हैं, जिनके ऊपर मुकदमे बनते हैं, वो खुद अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं, लड़ने वाला कोई नहीं। तो इस पे भी हमें अगर कोई यहाँ पॉइंट नोट करा तो ये पॉइंट भी उसमें नोट किया जाना चाहिए कि भाई इसके लिए अलग से कोई सिस्टम बने ताकि जो आंदोलन करता है वो हताश ना हो। अगली बात जो है, जो नशे की बात करनी बहुत जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि जो अगर कोई भी आंदोलन होता है उसमें युवा एक अहम भूमिका निभाता है। युवा नशे की तरफ भाग रहा है। जो नशा पंजाब से हरियाणा में ट्रेवल हो गया, हरियाणा में कैसे ट्रेवल हुआ कि पिछले 5-7 साल 8 साल से 8-9 साल से मैं ये अपनी बिल्कुल लाइव देख रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ, हरियाणा में पुलिस ने सारी बैरिकेड हटा रखी है। कोई कैसे ही जाए, कैसे ही चला जाए, आए जाए, कोई टोकने रोकने वाला कोई नहीं। भाई पुलिस है, अगर वो रोके टोके तो 90% अपराध रुक सकता है। आप चौक पे चौराहे पे अगर रोक लो टोक लोगे तो उससे अपराध रुक सकता है। लेकिन पिछले 10 साल से लगातार मैं देख रहा हूँ कि कोई बैरिकेडिंग नहीं है पूरे हरियाणा में, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। कोई क्राइम हो गया तो फिर उसके बाद पुलिस आया, रोकने टोकने वाला कोई नहीं। और नशे के माध्यम से वो जहर युवाओं में के अंदर घोला जा रहा है। एक इसमें एक और नया एडिशन भी हुआ है पिछले 4-5 साल से, जो ये सोशल मीडिया पे जो गेम्स आ गए हैं, इसमें युवा लगे रहते हैं लगातार। देखो मोबाइल पे क्या गेम खेल रहा है, और उसी में धीरे धीरे फिर वो उस गेम को पैसे वाले गेम में चला जाता है। ऑफर बहुत आते हैं, हमारे मोबाइल पे आप ऑन करोगे अचानक तो आएगा 6,000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे और आप अपना जो गेम शुरू करो। ये भी एक बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है पूरे देश में। और रही शिक्षा की बात, तो शिक्षा को भी युवा को शिक्षा चाहिए, लेकिन शिक्षा का स्तर, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ, पिछले 10 साल में लगातार बहुत नीचे चला गया। इवन एक बात उठी थी, मैं उठाना भी चाहूंगा, आपके पंजाब में मुझे पता नहीं उठी नहीं उठी कि हरे कि ये कहा गया यूनिवर्सिटीज को कि जो ग्रांट स्टेट ग्रांट देती है उस ग्रांट को हम बंद कर रहे हैं, आप लोन ले लो। तो लोन लेना मतलब ये कि उसको 2, 3, 4, 5 साल में नुकसान में दिखा देंगे, नुकसान में दिखा के यूनिवर्सिटी को, संस्थान को बेच देंगे। तो ये एक बड़ा कुठाराघात जो पूरे सिस्टम को हो रहा है। हमने सारी चीजें ये इस भाईचारा सम्मेलन में आगे बढ़ानी है। और अंत में मैं, कई सारे नारे चल रहे इलेक्शन में, मैं नाम उन नारों को बोलूंगा, लेकिन हमने अपना नारा इजाद किया है, जुड़ेंगे जोड़ेंगे। तो हमें इस पे भी काम करना है, जुड़ेंगे जोड़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया नानो साहब। मैं आमंत्रित करता हूं बाबा कुलविंदर सिंह जी को कि आप आए और अपनी बात रखें। किसान मूवमेंट में भी हमने आपको देखा, आपको सुना दी कि आप सभी को जोड़ के जो है शंभू बॉर्डर के ऊपर आपकी फौजा बैठी हुई थी कि अगर आप नहीं होते, वहां आपकी फौज नहीं होती, तो प्रशासन को उस शंभू बॉर्डर का जो मूवमेंट चल रहा था उसको टेक ओवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगना था। तो बाबा जी अपनी बात रखें। धन्यवाद। सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ RSS ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵਧਿਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡੋ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰੀਏ, MP, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਦਾ ਜਾਏਗਾ ਏਕਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਨੂਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, RSS ਦੀ ਸੋਚ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਚਿੱਟੇ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮੰਗ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਪਰਚੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਰਲੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗਊ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी कि आपने हौसले की बात की और सभी को हौसला दिया कि भाई जहाँ जहाँ खालसा की जरूरत होगी, खालसा हमेशा ही जो है वो जोर जुल्म के खिलाफ खड़ा होता आया है और आज भी खड़ा है। मैं आमंत्रित करता हूँ भाई सरदार दिनेश सिंह LLM जी को, जो मध्य प्रदेश से आए हैं, और आप एक जो है हिंदू परिवार से, माने पहले आप हिंदू परिवार में थे और सिक्की में आए और सिंह समझे कि आप आए और अपनी बात रखेंगे। आपके बाद रिस्पेक्टेड रामकिशन पावरिया जी, जो पावरिया खाप के प्रेसिडेंट हैं, आप अपनी बात रखेंगे। शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। मिसल सतलुज के जो सेक्रेटरी हैं भाई साहब देवेंद्र सिंह जी, उनका बहुत बहुत आभार कि मुझे उन्होंने इनवाइट किया। आज का जो सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस है, वो भाईचारा और एकता को लेकर है। कोई भी एकता हो बिना वैचारिक समानता के स्थापित नहीं हो सकती। जब तक वैचारिक समानता नहीं होगी, एकता नहीं आ सकती, भाईचारा नहीं हो सकता। और वैचारिक समानता लाने के लिए, पूरे देश को एकजुट करने के लिए हमारे गुरु साहिबान ने हमें एक दर्शन दिया, सिख दर्शन, जो दुनिया का महानतम दर्शन है। इस दर्शन के द्वारा सबको एक करने का प्रयास किया और एक जो गुलामी वाली व्यवस्था थी, जो लोगों को बड़ों में, जातियों में बांटकर भेदभाव फैलाने
उनके साथ जोर जुल्म करने, छुआछूत करने वाली जो व्यवस्था थी उसको नकारा। हमारे पीछे आदरणीय सर छोटूराम जी का फोटो लगा हुआ है। सर छोटूराम जी कहते थे, खे बोले किसान दो बातें सीख ले, एक बोलना ले सीख, दूसरा दुश्मन को पहचान ले। मैं सही नहीं बोल पाया। तो हमें दुश्मन को पहचानना पड़ेगा और उस दुश्मन को हमारे गुरु साहिबान ने पहचाना और उसकी जो विचारधारा थी, दर्शन था, उस दर्शन का काउंटर किया कि ये जो दर्शन है ये वैचारिक रूप से ऐसी वैचारिकी फैलाता है, एक ऐसी व्यवस्था देता है जो लोगों को आपस में बांटता है, भेदभाव फैलाता है, जिससे भाईचारा खत्म होता है। तो समानता लाने के लिए जो दर्शन गुरु साहिबान ने दिया, जिससे भाईचारा, एकता और देश में मजबूती आई। लेकिन विडंबना इस बात की है कि जो इतना बड़ा महान दर्शन है, इस दर्शन को हम लोग प्रचार नहीं रहे हैं, या यूं कहना चाहिए कि हमारी जो संस्थाएं हैं जिनकी जिम्मेदारी है इसका प्रचार प्रसार करने की, वो प्रचार नहीं रहे। पांचवें पातशाह श्री गुरु अर्जन साहिब जी ने भाईचारा, एकता लाने के लिए, समानता लाने के लिए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की संपादना की। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में जिनको ब्राह्मण नीच अछूत शूद्र कहता है, उनकी वाणी को सम्मिलित किया, जिनमें रविदास चमार, कबीर जुलाहा, नामदेव चीपा, सेन नाई इत्यादि जिनको नीच कहा गया, उन भगत साहिबान की, उन गुरु साहिबान की वाणी दर्ज है, जो हमें एकता का संदेश देती है। लेकिन विडंबना यह है कि हम इस इतने महान दर्शन को समझ नहीं रहे, और इसको लोग समझ नहीं लें, इसके लिए स्टेट फर्जी विचारधाराएं फैला रही है, जिसके लिए लोगों को जानबूझ करके संविधान पढ़ाया जा रहा है, अंबेडकर को पढ़ाया जा रहा है, बुद्ध बहुजन बामसेफ, ये जो ब्लॉकिंग सिस्टम है, बुद्ध बहुजन बामसेफ अंबेडकर, इसको समझो ये गुलामी का कारण है, और इसकी वजह से ही ब्राह्मण राज कर रहा है। अगर ये लोग उसका साथ नहीं दें तो ये राज नहीं कर सकता। जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, इसको यही लोग बचा रहे हैं। और जो संविधान है ना, सब लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान को मिशन के लिए, सेफ कॉन्स्टिट्यूशन इत्यादि तरह से संविधान को बचाने के लिए मिशन चला रहे हैं। मैं पूरे देश के जितने भी अम्बेडकराइट हैं या अन्य लोग हैं, उनको चैलेंज देता हूं, चुनौती देता हूं कि आप साबित करो कि ये संविधान भाईचारा बनाता है, समानता स्थापित करता है, या जोर जुल्म से लड़ने के लिए आपको प्रेरित करता है। आप अगर इसको बहुत गहराई से देखेंगे तो ये आपकी गुलामी का दस्तावेज है। भारत के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के मूल कारण संविधान में छुपे हुए हैं। जब तक आप इस संविधान को समझोगे नहीं, तब तक आपकी समस्याओं का कोई अंत नहीं होगा। ना तो एकता होगी, ना भाईचारा होगा। भाईचारा और एकता लाने के लिए आपको विचार एक करने होंगे, और जो विचार हमें सिख गुरु साहिबान के फॉलो करने हैं। हम भाईचारे की बात कर रहे हैं, सभी से बाहर भाईचारा होना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि जितने भी हमारे सिख भाई हैं, अगर वो गुरु साहिब के विचार को पढ़ें, गुरु साहिब के दर्शन को आत्मसात करें, गुरु के विचार पर दिन रात मनन करें, तो जब हम सबके विचार गुरु के विचार एक हो जाएंगे, यानी गुरु के विचार हमारे हृदय में समा जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारे सबके अंदर वैचारिक समानता आ जाएगी और हमारा भाईचारा बन जाएगा। लेकिन समस्या यही है कि हम दर्शन नहीं पढ़ रहे, दर्शन को नहीं समझ रहे। जो समस्या है वो दर्शन की है। हमारे लोग जाने अनजाने में ब्राह्मणिकल सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जातिवाद में झगड़े हुए हैं। जो समानता का दर्शन है उसको हम फॉलो नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे, प्रचार नहीं रहे। और मैं सबसे विनती करूंगा कि जो सिख दर्शन है, इस दर्शन को पढ़ो, इसको समझो,
प्रचार करो। ये राज करने का दर्शन है। आप अंबेडकर और बुद्ध के चक्कर में पड़ करके राज नहीं पा सकते, लेकिन सिख गुरु साहिबान के दर्शन को फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से आपका राज आएगा, खालसा राज स्थापित होगा। गुरु साहिबान कहते हैं कि कोई किसी को राज दे है, जो ले है सो निज बल से ले है। तो राज निज बल से मिलेगा, किसी कानून की किताब को पढ़ने से नहीं मिलेगा और ना किसी बुद्ध को फॉलो करने से मिलेगा। मैं बात, हो सकता है मेरी बात लोगों को बुरी लग रही हो, लेकिन इस पर मनन करो। एक मिनट प्लीज मैम। He is basically talking about भाईचारा. There is no भाईचारा in his speech. भाईचारा कभी स्थापित होगा? There is a limit to tolerance, Manoj ji. There is a limit to tolerance. He every time talks like that. भाईचारा concept exactly. Conditional भाईचारा हो गया. रिक्वेस्ट ये है, देखो Everybody wants Khalsa Raj. We do want Khalsa Raj. That is the only solution, but not this way. I will not follow. I will not say. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. ऐसा नहीं चलेगा. ये हो जाए भाईचारा तो कितने चल रहा है. मेरी रिक्वेस्ट ये है, हाथ जोड़ के मेरी बेनती ये है। बहुत बढ़िया। आज ये डेमोक्रेसी में हर एक आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है, और जब हर एक का, जब आपका नंबर आएगा तब आप भी अपनी बात रखेंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे। देखो जी, डेमोक्रेसी में हमें सिखाया यही गया है ना कि भाई हम हर एक की बात जो है सुनेंगे और फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वे में ही हम लोग जवाब देंगे। बीच में देखिए, it will be recorded and it is always there on the internet for the forever. तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं, वो जरूरी नहीं कि हमारी यहाँ वाले तो समझ जाएंगे, बट जो मीडिया के थ्रू मैं दिनेश भाई से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी बात को कंक्लूड करेंगे और फिर जो है फर्दर हमारे रामकिशन पवरिया साहब, जो पवरिया खास के प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी बात रखेंगे। तो दिनेश भाई, इसको आप पैनिक ना बनाएं, इसको यही खत्म करें। आप अपनी बात को कंक्लूड करेंगे और फिर रामकिशन पवरिया साहब अपनी बात रखेंगे। थैंक यू सो मच। समस्या बहुत गंभीर है। जो लोग सच को नहीं समझते वो सच से दूर भागते हैं, सच से लड़ते हैं। इसलिए सच को समझो। मेरी बातें किसी को बुरा लगने के लिए नहीं है, आप सच को समझो। मैं आपसे फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि हमें दर्शन की जरूरत है। हम सिख दर्शन यानी गुरु साहिबान के दर्शन को पहले तो ढंग से पढ़ें, समझें और इसका पूरे देश में प्रचार प्रसार करें। और जो दबे कुचले लोग हैं उनको हम अपने साथ जोड़ें, क्योंकि गुरु साहिबान कहते हैं, इन दीन गरीब सिखन को देव पातशाही, वे याद करे हमरी गुरियाई। जिनकी जात पात कुरमाही, सरदारी ना भई कदाही, तिनको ही सरदार बनाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो गुरु साहिबान के विचारों को, दर्शन को फॉलो करेंगे तो जो लोग हमेशा से गुलाम रहे हैं वो आजाद होंगे। निश्चित रूप से आजादी आएगी और देश में भाईचारा बनेगा, एकता बनेगी और हम मजबूत होंगे और मजबूती के साथ अपने राज की बात करेंगे, राज के लिए लड़ेंगे। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आभार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं उम्मीद करता हूँ रामकिशन पवरिया साहब, जो हमारे हरियाणा में पवरिया खाप के प्रेसिडेंट हैं, कि आप आए और अपनी बात करें। डॉक्टर रितु का जो इंटरेक्शन है वो भी इनकी भावनाएं जाहिर करता है, तो हम हर एक की भावनाओं की कदर करते हैं। पवरिया साहब के बाद डॉक्टर रितु अपनी बात रखें। शुक्रिया जी। और 2:30 बजे जो है हम लोग अपना लंच जो है वो करेंगे और उसके बाद दोबारा आकर जो है फिर अपनी इस परिचर्चा को, चर्चा को, विमर्श को हम लोग शुरू करेंगे। दिनेश जी ने पहले बार जो करने पर विचार कर लो, बीच में नहीं बोलना चाहिए ना। तो रिक्वेस्ट है जी कि पवरिया साहब अपनी बात रखें। धन्यवाद जी। मनोज सिंह दोन जी, मैं जाट संस्था का स्थायी सदस्य हूँ। बातें तो बहुत हुई हैं। पीछे इलेक्शन हुआ है हरियाणा में, माइक नीचे कर, आगे कर, कुर्सी आगे कर। हाँ जी, बहुत ठीक। पीछे इलेक्शन हुआ हरियाणा में, तो वहां क्या था, जिसको टिकट नहीं मिली तो वो रो रहे थे, बड़ी तेज तेज रो रहे थे।
और पत्रकार भाइयों ने जाके पूछा भाई क्यों रो रहे हैं आप? बोला जी हमारे सम्मान को ठेस पहुंची है। भाई कौन सा सम्मान? हमारे को जो मेहनत कर रहे थे वो सम्मान नहीं मिला पार्टी में, तो अभी क्या करोगे? बोला जी हम उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार उठेंगे या पार्टी अलग बनाएंगे या फिर पार्टी चेंज कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारे किसान जो रोडों पे सड़कों पे पीछे भी आंदोलन हुआ है, वो रोडों पे सड़कों पे अपने रातें सर्दी में गर्मी में पड़े हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है जो, उसका जिम्मेवार कौन है? उनके सम्मान को ठेस पहुंच रही है, उनका जिम्मेवार कौन है? और उनको क्या करना चाहिए? उनके पास तो एक ही ऑप्शन है, अपने सब भाईचारे को जोड़ो, साथ लाओ और अपना एक आंदोलन करो। लेकिन एकता बहुत जरूरी है, सारा भाईचारा इकट्ठा हो और उसके बाद अपना काम शुरू करें। नमस्कार जी। बहुत बहुत शुक्रिया पवरिया साहब, आपने बहुत थोड़े शब्दों में अपनी बात रखी। मैं डॉक्टर रितु को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। और मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि देखिए आज इस मुल्क में जो हालात बने हुए हैं वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड करने वाले हालात हैं, वो बड़े फ्रस्ट्रेशन में लाने वाले हालात हैं। तो ऐसी फ्रस्ट्रेशन में आदमी क्या करता है, वो इलीगल मीन्स को फॉलो करने की कोशिश करता है, और जहां वो इलीगल मीन्स को फॉलो करने की कोशिश करता है वही ट्रैप बन जाता है और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट को परे रख के हथियारबंद मूवमेंट में या इलीगल मूवमेंट में जो है वो शामिल हो जाता है और गवर्नमेंट के शिकंजे में आ जाता है। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को, जो मेरा निजी मत है, वो हमें कम से कम एक टैक्टफुली जो है, टैक्टिक्स समझ लो इसको, स्ट्रेटजी समझ लो, उसको तो लेकर हमको चलना पड़ेगा। और हमारे बुजुर्गों ने भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट की थी। मैं डॉक्टर रितु से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी बात को शुरू करें और पॉजिटिवली अपनी बात को शुरू करें। जो है, जो आपके विचार हैं, जो आप सोच के आई थी कि मुझे ये विचार रखने हैं, वही विचार आप जो है हमारे साथ साझा करें। जी थैंक यू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फर्स्टली जितने भी लोग इतने बैठे हैं, डेफिनेटली मनोज जी, आई विल अबाइड बाय व्हाट यू हैव सेड कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से और पॉजिटिविटी से बात रखो। किसी से कोई भी गिला शिकवा नहीं है और ये संविधान की ही ताकत है आज आपके सामने। और यहाँ मैं बैठी हूँ, मेरे मुंह के आगे माइक है, मैं जिस भाईचारे की यहाँ बात हो रही है और इसके बीच में भी एक बात कहती हूँ, चलो पंजाबी च कहती हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल हो जाती हूँ पंजाबी की गल करके। गल इत्थों शुरू हुई है कि भाईचारे की गल है ना, आपा भाईचारे की गल करनी है इत्थे। और मैं कुछ सोच के नहीं आई कि मैं की कहना, क्योंकि मैं हर गल हमेशा संविधान के दायरे च रह के कहनी हाँ, करदी हाँ और दिलों कहनी हाँ, और मेरा तरीका यही काम करता है और सारे भारत ने देखा कि मैं काम करते हैं। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਿਤਕਰਾ, ਕਿੰਨੇ ਧੱਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ, ਜੋ ਵਿਮਨਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨਾ, ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਬਿਕॉज ऑफ ਅੰਬੇਡਕਰ। मे बी मैनी मैन वोंट रियलाइज दिस कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ 3-4 ਵਕੀਲ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, everybody is bound by the law। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, there will be a protocol, there will be a law, there will be a संविधान, एक स्ट्रक्चर बनूगा कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਯੈਸ, ਆਈ ਐਮ ਅ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। और रही गल अंबेडकर दी, तो अंबेडकर इज नॉट अ पर्सन। और डॉक्टर रितु सिंह और जी टीम भी आई, जो मेरे जानकार भी हैं, जिन्होंने मैं भी रिक्वेस्ट की इत्थे आने लई, प्लीज आई कैन अंडरस्टैंड कि तुहाडी फीलिंग्स हर्ट हुई होनी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ,
क्योंकि जो इंटरनेट पे जाएगा ये इस हॉल विच बैठे लोग ना समझ जाएंगे, बट जो भी स्पीच इंटरनेट पे जाएगी दैट विल गो करदे हां। और तरीका साडे गुरु साहब ने जो सिखाया, जो सानू चीज़ां साडे विच हैगियां, मनुखता दी गल करनी, भाईचारे दी गल करनी, वंड छको लंगर, एक जगह ते बैठ के सारियां चीज़ां सिखणियां करनियां, और सिखलाइयां। आई थिंक एक कॉम्बिनेशन मिलके सानू होर वधिया इंसान बनांदा है। इसे करके ਅਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। एंड कमिंग बैक टू योर पॉइंट, ਅੱਜ ਦੀ जो ये डिस्कशन हैगा जिस ਲਈ ਤੁਸੀਂ बुलाया है, और मैं बहुत ही टाइम करके बहुत दूर चल के आई हूं, मैं अपना एक प्रोग्राम मिस भी किया है। सो मैं अपनी गल कर कह के जाऊंगी कि जी भाईचारे लिए ਅਸੀਂ बिल्कुल तैयार हाँ, कि काम करने की तैयार हाँ, क्योंकि साडा वोट तो सारिਆਂ ਨੂੰ चाहिए, साडा विश्वास तो सारिਆਂ ਨੂੰ चाहिए, लेकिन साडा विकास कोई नहीं करता, विच इज प्रैक्टिकल एंड वेरी ट्रू। और यही साडे नाल हुंदा है, यही साडे नाल धक्के भी होंदे आए ने। हरियाणा और पंजाब ਨੂੰ मैं कभी भी, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ कभी अलग-अलग ਅੱਡ-ਅੱਡ कभी नहीं देखा, इंक्लूडिंग चंडीगढ़। ਆਪਾਂ ਨੂੰ लगता है कि ये एक ही आ, दोनों बहुत मतलब दोनों भरा ही हैगे ने। सो उस सिचुएशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਹਾਈ ਟਾਈਮ we need to discuss about the solution कि ਇਹਦਾ solution ਕੀ ਹੈਗਾ। ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਕਨਫਲਿਕਟਿੰਗ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਬਟ ਆਈ ਹੈਵ ਨਾਟ ਕਮ ਹੇਅਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਟਾਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ 50 ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਮੇਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ 2 ਬਾਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲਈ 2 ਬਾਟਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। Who will talk about that? Will anybody ever dare to talk about that? My cousins, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। There are deep rooted issues ਜੋ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, जिस लेवल ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ देयर मल्टीपल इश्यूज। और मैं बहुत ही गल नहीं करनी, क्योंकि मैनू अज लग रहा है कि इत्थे बहुत ही ज़्यादा इंटलैक्चुअल लोग बैठे, बहुत समझदार लोग बैठे। तुहाडा एक्सपीरियंस मैं अज सुन के ते लैके जाना इत्थों लिख के कि मैं की काम कर सकां इन्हां इशूज़ ते। 50 मुद्दे, वैसे तो मुद्दे मेरे सीगे, लेकिन मैनू लग नहीं रहा हुण वो पॉइंट्स तुहाडे सामने रखा, वो 4-5 इशूज़ सीगे। बट मैं सुन के इत्थों लैके जाऊँगी। मे बी इन द नैक्सट मीटिंग आई विल डिस्कस ऑन दोज इशूज़। बट इत्थे 50 या 60 जिन्ने भी साडे मुद्दे है, उन्हां विचों 10 भी मुद्दे असीं करके अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या जॉइंट एक्शन प्रोग्राम बनाइए। एटलीस्ट आने वाले टाइम च असीं अपनी ताकत आजमाइए कि साडी ताकत है कि। असीं तो देखिआ विच वी आर क्लीयर दुश्मन एक का। हर कोई कह रहा है कि बामणवाद साडा दुश्मन हैगा, RSS साडी दुश्मन हैगी, हर कोई कह रहा है कि मोदी। एंड वी नो वेरी क्लीयरली कि दुश्मन साडा कौन है, कित्थे बैठे। एंड आई थिंक इन्ने तां गे गुजरे सी हैगे नहीं कि असं कुछ कर नहीं सकते। टाइम आने सब कुछ कर सकते हैं, तो टाइम निकलता जाऊगा। वैसे भी इलेक्शंस आर अहेड, 2027 भी आ रहे हैं, बहुत कम साडे कोल वक्त बचिया है, तो जिन्ना को वक्त समेट के असीं अपने डिस्कस करके इशूज कर लीए। और दिल थोड़ा जिहा पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, कह देनी हाँ। अपनी गल्लां पूरीਆਂ नहीं करांगी, लेकिन ये जरूर कह देनी है कि बोलण तो पहला ना असीं किसी नूं कमेंट ना करिए इत्थे इस प्लेटफॉर्म ते, और ये ना सोचिए कि हुण ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन चला रहे ने ते मेरे तो बहुत छोटे हैगे ने, संविधान दे विच की लिखिया है और संविधान ने की दिता है, अंबेडकर दे चक्करां च पै गए, ये वो सारी चीज़ां दीज आर क्वाइट हर्टफुल एंड मतलब डजंट सूट वंस पर्सनैलिटी है ना। किसी दी फीलिंग्स नूं कभी हर्ट नहीं करना चाहिए। और रेस्ट ठीक है, अपनी गल में नाम लेने। अज तो मेरे को शब्द ही है, इधर साडी जुबान बंद नहीं होती। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रितु जी ने अपनी बात रखी और हम सबको जो है एक नई ऊर्जा दी। 2:30 बजे जो है हम लंच करेंगे और उसके बाद बहुत स्पीकर्स हमारे रह गए हैं। भाई पुष्पेंद्र सिंह जी, जिनको आपने अभी पिछले दौरान जाटलैंड के इशू के ऊपर बहुत सुना, आप जो है आए हुए हैं। और जो है सोनू मालपुरिया हमारे भाई और गंभीर राठौर हमारे भाई, अभी बहुत स्पीकर बाकी हैं। तो लंच के बाद हम लोग जो है दोबारा से यहाँ आएंगे विदाउट जो है। और हाँ जी, ठीक है। तो मैं, क्योंकि अभी 10 मिनट रह गए जिनका थोड़ा सा और समय
ठीक, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई पुष्पेंद्र जी को आप आए और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। काफी विचारशील व्यक्ति यहाँ पर हॉल में मैं देख रहा हूँ और बड़े ध्यान से सारी बातें सुन भी रहा था। देखिए, जो समस्या यहाँ क्रिएट हुई है उसका जो ब्लूप्रिंट है, जब तक हम उसके ब्लूप्रिंट को नहीं समझेंगे तब तक हम किसी हल पर पहुंचने की संभावना हमारी नहीं है। और ब्लूप्रिंट आरएसएस और भाजपा या संघीय ताकतों ने 100 साल पहले ही ब्लूप्रिंट बना दिया था। ये हमारी गलती है कि हमने उनको उस ब्लूप्रिंट पर इतने वर्षों तक चलने दिया, उनको सत्ता पे कब्जा करने दिया, हम आपस में लड़ते रहे और बटे रहे। उस ब्लूप्रिंट को, जैसा अभी ऋतु मैडम जी ने भी कहा कि ये बात रिकॉर्ड में जानी चाहिए, बहुत लोगों को पता नहीं है। तो मैं आज ये इनकी वी और नेशन हुड डिफाइंड गोलवलकर की किताब लेकर के आया। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन 2 चीजें पढ़ने लायक हैं और समझने लायक है। उसके मैं 2 पैराग्राफ पढ़ूंगा और उसको फिर जो है हिंदी में बताऊंगा। ये चैप्टर 5 में कहता है, हिंदुस्तान इज द लैंड ऑफ द हिंदूज एंड इज द टेरा फर्मा फॉर द हिंदू नेशन अलोन to flourish upon. What is to be fate of all those who today happen to live upon the land, though not belonging to the Hindu race, religion and culture? मायने कि हिंदुस्तान केवल हिंदुओं के लिए है और हिंदुओं के अलावा जो बाकी हैं उसमें सारे आ गए। उनका क्या स्थान होना चाहिए, इस पर भी हमें विचार रखना है। आगे ये कहते हैं, those who fall outside the fivefold limits of that idea, इनका आइडिया है कि भाई हिंदू हैं, हिंदू कल्चर है, हिंदू लैंग्वेज है, रेस है, रिलीजन है। Those who fall outside the fivefold limits of that idea can have no place in the national life unless they abandon their differences, adopt the religion, culture, and language of the nation, and completely merge themselves in the national race. यानी कि हिंदू के अलावा इस देश में किसी व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है। अगर नॉन हिंदू कोई है तो उसको हिंदू में ही मर्ज होना होगा, और अगर वो नहीं होता है तो ये लिखते हैं आगे पेज नंबर 45 पर, फॉरेन रेसेस, इनको एक तरीके से फॉरेन रेसेस इन हिंदुस्तान मस्ट ईदर एडॉप्ट द हिंदू कल्चर एंड लैंग्वेज, या तो हिंदू कल्चर और लैंग्वेज को मान लो, मस्ट लर्न टू रेस्पेक्ट एंड होल्ड इन रेवरेंस हिंदू रिलीजन, हिंदू धर्म का जो है आप सम्मान करें, मस्ट एंटरटेन नो आइडिया बट दोज ऑफ द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द हिंदू रेस एंड कल्चर, केवल हिंदू रेस और उसकी कल्चर की ग्लोरिफिकेशन वाला जो आइडिया वो आपको मानना है, दैट इज ऑफ हिंदू नेशन एंड मस्ट लूज देयर सेपरेट एग्जिस्टेंस टू मर्ज इन दी हिंदू रेस। अपना जो आपका सेपरेट एग्जिस्टेंस है उसको समाप्त करके आपको हिंदू रेस में, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मर्ज होना होगा। और यदि आप नहीं मर्ज होते हैं तो आगे लिखते हैं, और may stay in the country wholly subordinated to the Hindu nation
अगर नहीं होते हो तो हिंदू नेशन के नीचे आपको जो है नीचे रहना पड़ेगा उनके। क्लेमिंग नथिंग, कोई आपका क्लेम नहीं बनता। डिजर्विंग नो प्रिविलेजेस, कोई आपके विशेषाधिकार नहीं है। फार लेस एनी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, नॉट इवन सिटीजन्स राइट्स, आपके नागरिक के रूप में भी कोई अधिकार नहीं है। ये नक्शा 1939 की जो है पुस्तक है, गोलवलकर जो इनके दूसरे जो है RS के संचालक हुए उनकी, और आगे इन्होंने वन व्यवस्था होगी, मनुवाद होगा, उस सब चीजों के बारे में बताया है। तो जब अगला आदमी पहले नक्शा रख के डिक्लेयर करके उस रास्ते पे चल रहा है और कामयाब हो रहा है, तो ये कहना कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने हमें बांट दिया, इसमें आप लोग आश्चर्यचकित क्यों हो रहे? उसने तो लिखित में कहा है मैं ये करूंगा, इसको वो कर रहा है और इसमें वो कामयाब हो रहा। आज उसने सारी संस्थाओं के ऊपर कब्जा कर लिया। वर्ण व्यवस्था में जो है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है और बाकी आउटकास्ट भी है, उनका कोई स्थान नहीं होगा। इस बात को अच्छी तरह समझ लो। 100वां वर्ष है इस बार, 1925 में हुई थी संस्था और 2025 में इनका 100 वर्ष हो रहा है। आगे जो मैं देख पा रहा हूं, मुझे लग रहा है कि कुछ समय बाद सबसे पहला और बड़ा टारगेट जो है वो है मुसलमान इस देश के। मुसलमानों की वोट खत्म होगी सबसे पहले, सुन लो, और इस देश में चू नहीं करेगा कोई। दूसरा जो टारगेट है वो सिख हैं। मुसलमानों को पाकिस्तानी, आतंकवादी, विदेशी आक्रांता ये सब कह के खारिज किया जाएगा, और सिखों को ये खालिस्तानी है, अलगाववादी है। तीसरा बड़ा टारगेट है वो जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि ये भी इनके हिंदुत्व के फोल्ड में फिट होने वाले नहीं है। और चौथा जो नया नया इन्होंने जोड़ा है पिछले 10 साल से है वो है जाट। लेकिन इस किताब में गोलवलकर को एक बात पता नहीं थी कि जब आप इतने 3-4 टारगेट खोल दोगे, मुसलमान के खिलाफ, सिख के खिलाफ, SC/ST के खिलाफ और जाटों को भी उसी में डाल दोगे, तो ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन बन जाएगा। डेडली। इस कॉम्बिनेशन के सामने इनकी ये किताब फेल होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं। आपने केवल ये भाईचारा बनाना है, इसमें आप जाट कह लो या किसान बिरादरियां कह लो, जिस प्रकार से किसान यहां पर पिट रहे हैं और जिस तरीके से हरियाणा के चुनाव में इन्होंने 35 बनाम 1 का नारा दिया। जाट के अलावा जो डोमिनेंट कास्ट है, जो भी डोमिनेंट कास्ट है, जो इनके हिंदुत्व के प्रोजेक्ट के सामने खड़ी हो सकती है, लड़ सकती है, चाहे इसको पश्चिम यूपी से लेके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सारा एरिया जिसको आम भाषा में जाटलैंड कह देते हैं। मैं किसी एक जाति से नहीं कह रहा, लेकिन जाटलैंड उसको आम भाषा में कहते हैं, ये मीडिया वाले कहते हैं, मेरा कोई शब्द नहीं है। तो उसमें 35 बनाम 1, यानी कि 35 बिरादरी एक तरफ है, जाट एक तरफ है। तो हमने सबसे पहले तो ये कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जाट को बता दिया कि जाट यानी कि हिंदू है नहीं। तो जाट यदि हिंदू नहीं है तो हमारे भाई जो बैठे हुए हैं सिख धर्म में, पहला जो मैडम भी कह रही थी कि भाई, और लोग भी कह रहे थे कि ये नहीं पता लगता कि आगे क्या करें। जाटों ने जरूर सोच लिया है कि आगे क्या करना है। जाटों ने ये सोच लिया है कि हमें सिख धर्म में जो है चले जाना है। इस बारे में हमने अनेकों इंटरव्यू भी दिए, बात भी रखी। पीछे मनोज भाई ने बहुत बड़ी अच्छी मीटिंग वो कनाडा के विषय पर रखी थी 10 तारीख को, 10 नवंबर को रोहतक में, तब भी हमने रखी। तो जब आप कह चुके कि हम हिंदू धर्म में नहीं है, 35 एक तरफ हैं, 35 मिलकर के एक को हराएंगे, सत्ता पे काबिज होंगे, तो ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। हम जो है सिख भाइयों के पास, जहां अपने भाई बैठे उनके पास चले जाते।
इससे इनमें बड़ा हड़कंप मचा हुआ है आज की तारीख में। तो ये एक जो है मुद्दा हमने समाज के सामने रख दिया। इसी तरीके से यूपी बिहार में ये लोग कह रहे हैं कि यादव गैर यादव करेंगे, महाराष्ट्र में मराठा गैर मराठा करेंगे, गुजरात में पटेल के खिलाफ राजनीति करेंगे, झारखंड और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के खिलाफ लड़ाई करेंगे। तो भाई जब इतने फ्रंट आप खोल दोगे श्रीमान जी गोलवलकर एवं उनके चेले, तो भाई आपके पास हिंदू धर्म में वास्तव में है कौन? आपके पास केवल ब्राह्मण है। इसका मतलब ये सारी जो व्यवस्था है, मनुवाद की बात करना, बाकियों को खारिज करना, ये सारी व्यवस्था ब्राह्मणों को जो है बाकी लोगों के ऊपर हिंदुत्व की चादर बिछा करके कमांड कंट्रोल सत्ता सौंपना ब्राह्मणों का जो प्रोजेक्ट है वो ये प्रोजेक्ट है। हम इनकी कोई गलती नहीं मान रहे। देखो, जो आदमी जिस प्रोजेक्ट को नक्शा बता के नोटिफाई करके किताब कई लिख करके चल रहा है उस रास्ते पर, और वो कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपनी आंख नहीं खोली। हम लोग अलग अलग बटे रहे, ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ये एससी हैं, ये जाट हैं, ये मराठे हैं, और ये पटेल हैं, और ये यादव हैं। कल हम आ रहे थे तो बल्लाज मलिक जी भी थे, दांगी साहब भी थे, तो बीच में मुझे एक यादव है, वहां से फोन आया, बोला जी आपने बड़ी अच्छी बात रखी है और हम आपके साथ ही है। मैंने कहा तुम लोग भी, जैसे हमने यहाँ पर कहा है कि ये पश्चिम यूपी का जो इलाका है, पूरा रीजन जो है, एक तरीके से यहाँ पर मुख्य जाति जो लोग आम भाषा में कहते हैं जाटलैंड है, भाई हमने इसकी मांग रख दी है, तुम यादव लैंड की रख दो, हम तो तुम्हारा भी समर्थन करेंगे, तुम्हारे साथ भी सो जो है सारे सारे रहेंगे। और जो महाराजा रणजीत सिंह जी के राज में, चाहे वो एससी समाज हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, तमाम लोगों को न्याय मिलता था, वैसी वास्तविक न्यायिक व्यवस्था, राज व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो है खालसा राज का जो है सपना है। आ रहे थे कल तो मेरे एक चैनल पे मैंने कहा भी था, उस बात को भी मैं कहता हूं, मेरी बात हुई मनोज भाई पहलवान जी से भी, पहलवान बजरंग पूनिया से, और मैंने ये कहा कि भाई देखो, आंदोलन बहुत हो चुका, बेइज्जती भी खूब हुई, जाटों की बच्चियां थी, मुख्य रूप से जो पहलवान बच्चियां थी, हम भी उस आंदोलन में शामिल हुए। अगर ये गद्दा पर मेडल बहाने ना जाती और ये कहती कि हम तो अकाल तख्त पे जाएंगे, और वहां मेडल सौंप देती और ये कहती कि भाई गुरुजी हमें न्याय दीजिए, तो अब तक धरती पे उस व्यक्ति का पता नहीं चलता। खालसा फौजें खुद ही न्याय कर देती, या तो वो खुद आ जाता। अभी उनका न्याय देखा ना, सुखबीर बादल जी खड़े हैं, वो पूछते भाई तूने लड़कियों के साथ किया? हाँ जी किया। तो तुझे ये सजा देंगे, या तो तू आ जा, नहीं तो हमारे। ये न्यायिक व्यवस्था फेल हो चुकी है इस देश के अंदर। किसान यहां बैठे हैं, 13 फरवरी से बैठे हैं, 13 महीने हम लोग वहां बैठे रहे। न्यायिक व्यवस्था जो है ऐसी अंधी हो गई है। एक पूरे बॉर्डर स्टेट को आपने काट के फेंक दिया। आपने वहां पे बॉर्डर जो है ऐसा, जैसे चीन का पाकिस्तान का बॉर्डर, वैसा बॉर्डर बना दिया। बॉर्डर सेंसिटिव स्टेट। कल को उनके मन में अलगाववाद आ जाए, वो कहने लगे भैया ये लाहौर हमारे नजदीक है और दिल्ली हमसे दूर है, क्या करोगे तुम? और जिस दिन पंजाबी, ये सिख, जाट एक तरफ हट जाएंगे, पाकिस्तान अगले दिन दिल्ली में तुम्हारे घर में घुस जाएगा। 1960 में सारे देश का पेट भरने का काम हम लोगों ने किया, तुम लोग भूखे मर रहे थे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, ये सारे इलाके ने देश की सुरक्षा में सबसे ज्यादा कुर्बानियां इस इलाके ने दी, स्वतंत्रता संग्राम में दी। आज जो है इन्हें खालिस्तानी कहकर के, क्या सिख भाइयों की कुर्बानियां कम हैं? तो भाई एका बनाओ। और मैं साफ साफ तौर पर कह रहा हूं कि अगर हिंदुत्व का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो खालसा कर सकता है। खालसा राज ही सच्चा राज होगा।
और खालसा राज निश्चित आएगा जब से इन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया है। जब से इन्होंने ये ऑपरेशन शुरू किया है भाई, मुसलमानों तक बात खत्म नहीं हो रही है। फिर सिखों को अलग करो, फिर जाटों को अलग करो, फिर एससी समाज को अलग करो। यही समाज अगर अलग होकर के सारे के सारे एक साथ सिक्खी में चले जाएं तो ये तो समुद्र के रास्ते भाग जाएगा, ब्राह्मण भाग जाएगा इस देश में से। और ब्राह्मण को इस देश से भगाने का एक ही तरीका है, अधिक से अधिक संख्या में सिक्खी की तरफ पलायन करना होगा। और हमने तो सबूत दे दिया, कई चैनलों पे हम बैठे 1890 से लेकर के 1930 के बीच में चौधरी चरण सिंह जी की चिट्ठी है जो 1958 में उन्होंने नेहरू जी को लिखी थी। वो है मेरे मोबाइल में, मैं उसको शेयर कर सकता हूं अगर कुछ लोग जो है चाहे तो बात बात में नेहरू जी ने, पंडित नेहरू तो कह दिया था कि यार ज्यादा जाटपना चोइस आप मत दिखाए दो आप। उन्होंने घर आके पूरी चिट्ठी लिख दी उनको। उसमें उन्होंने कहा कि भाई जाट को जब जब जलील किया गया, नीचा दिखाया गया, अपमानित किया गया, उसने धर्म तक बदल लिया है। खूंटी पे 2 मिनट में टांग देंगे इस हिंदू धर्म को। और 1890 से 1930 के बीच में ज्वाइंट पंजाब जो था, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पंजाब, 54% हिंदू जाटों ने कन्वर्जन कर लिया सिक्की में या मुसलमान बन गए। ये लिखा है, डॉक्यूमेंट है इस बात। और ये महर्षि दयानंद बीच में ना कूदे तो अब तक जो है सारा काम हो लिया होता वहां तक। और इनकी हिम्मत ही नहीं थी फिर ये जो है हिंदुत्व वाला प्रोजेक्ट खड़ा करने की। और मैं आपको बता रहा हूं बहुत गारंटी से, ये जो चारों लोग हैं, मुसलमान, सिख, जाट और एससी समाज, एससी एसटी समाज, ये एकजुट हो जाए तो इनको, ये गोलवलकर एंड कंपनी को हम लोग यही जाटलैंड में ही दफन कर देंगे, गाड़ देंगे बिल्कुल। हाँ, यही गाड़ देंगे। और इसीलिए डरते हैं। तो मैंने तो पहलवान जी से मैंने कहा भाई तुम लोग जो है ना, और किसानों से भी मैं कह रहा हूं, इनसे दिल्ली मांगने मत जाओ। सारे देश का किसान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सब उठ के चलो भाई हम तो अमृतसर जा रहे हैं सिक्की लेने, सिक्की में जाने। और वहां से वापस एक एक आदमी 1.25 लाख बन के फिर दिल्ली पे टूटेगा। पहले भी हमारी थी, आज भी हमारी है, आगे भी हमारी है। तो दिल्ली ये जो नहीं आने देना चाहते हैं, अरे तुम दिल्ली का रास्ता छोड़ दो, तुम अमृतसर की तरफ चलो। इस मुहिम को चलाना पड़ेगा कि चलो अमृतसर की तरफ। और रेट रख करके सारे वहां जाकर के सिक्की अपना के फिर इधर को आओ। ये रास्ते में ही आपके पैरों में पड़े दिखाई देंगे कि एमएसपी भी ले लो और बताओ 2-4 जगह मुख्यमंत्री भी बना ले तुम्हारे, और भैया एससी भाइयों तुम्हें क्या चाहिए। ये स्थिति बन जाएगी देश के अंदर, देश छोड़ के भाग जाएंगे ये। इनकी इतनी हिम्मत है। तो हमें अपनी मजबूती को पहचानना चाहिए। 35 बनाम 1 का नारा दे दिया, हमें अकेला कर दिया, कोई बात नहीं, हम गुरु के पैर छू करके हम 1.25 लाख बन जाएंगे। अकेले को 1.25 लाख बनने का फार्मूला जिस व्यक्ति ने दे दिया, जिन गुरुओं ने दे दिया, उनके बताए हुए पद चिन्हों पे हमें चलना होगा। तो भाईचारा, ये जो बैठक हुई है, मुझे बोलने का अवसर दिया। मनोज भाई बहुत मेहनती व्यक्ति हैं, विचारक व्यक्ति हैं। पुराने टाइम से बड़े इन्होंने कष्ट झेले हैं, लंबे समय तक जेल में भी रहे। इस मुहिम को जो है लंबे समय तक आगे चलाना है और एकजुट होकर के एक छत्र जो सिक्खी की तरफ अगर मूवमेंट कर देती है सारी बिरादरी, किसान बिरादरियां, दलित बिरादरियां, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनके साथ हमारे अम्बेडकर साहब भी रहेंगे और बाकी जो विचार उनके हैं, पर इस विचार को यहाँ खत्म करना है। तो सिक्खी से बढ़िया कोई इंस्ट्रूमेंट, खालसा राज से बढ़िया कोई जो है राज हो नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बार बुक दिखा दो, बड़ी बुक दिखा दो। थैंक यू भाई पुष्पेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वो बातें कही हैं जिसके ऊपर जो है भविष्य की भारत की सोशियो पॉलिटिकल जो है वो धारा चलनी है। और यही भारत का भविष्य है, यही विश्व का भविष्य है कि हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की शरण में आना पड़ेगा। क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जो हैं वो सर्वसाधीवाद की बात करते हैं, जिसमें अल्लाह भी है और जिसमें राम भी है।
तो ये हमारी जो यूनिटी है, इसी यूनिटी के आधार पर एक आदमी जो है उसको 1.25 लाख का खिताब है खालसा को। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लोग जो है वो लंगर पानी छकेंगे और उसके बाद फिर टाइमली जो है कितने बजे वापस आएंगे? 2:15 हुए जी। हम 3:30 बजे तक 3:15 बजे तक जो है वापस आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक भूमिका तैयार हो रही है, उसके बाद हम लोग जो है हमें भविष्य में क्या करना है उसकी भी रणनीति यहाँ तैयार करके जाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद।